हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का वन शॉट लाया हूं और इस वन शॉट के थ्रू आज आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंप्लीटली सीख के जाओगे। राइट, इस वन शॉट को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना, क्योंकि आप जानते हो कि मैं आपके सामने जिस तरह के वन शॉट लेके आता हूं, मेरे सभी वन शॉट में मैं ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करता हूं, जिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया, समझो पूरा का पूरा चैप्टर हो गया। राइट, तो इस वन शॉट में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट, चाहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो या फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो या वो फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो, तो इन सभी क्वेश्चंस को कैसे कैसे किया जाता है आज की इस वीडियो में सीखोगे। तो इसलिए रजिस्टर और पेन अपने साथ लेके आ जाओ, लेकिन इतना याद रखना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर को करने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन सभी का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपके ब्रेन में जरूर सेव होना चाहिए। अगर फॉर्मेट आपके ब्रेन में सेव नहीं होगा तो ये डैम श्योर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। राइट, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने यहां आपके सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। इस फॉर्मेट को सीखने से पहली बात तो मैं कुछ बातें बोल देता हूं। अगर आपको ये फॉर्मेट बहुत लेंदी लग रहा हो तो इस फॉर्मेट को देख के घबराना मत। जिस बच्चे को कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में फुल में से फुल मार्क्स गेन करने हैं, उस बच्चे को ये फॉर्मेट डेफिनेटली लर्न करना होगा। अकाउंट्स में सीधी सी बात है, अकाउंट्स के अंदर जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं, चाहे चैप्टर कोई सा भी हो, सभी चैप्टर्स के अंदर आप जो जो कैलकुलेशन करते हो, आप जो जो लेजर्स मेंटेन करते हो, उन लेजर्स के फॉर्मेट अगर आपके ब्रेन में हैं, उन फॉर्मेट्स में जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की, इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन कैसे कैसे की जाती है, अगर वो आपके ब्रेन में है तो अकाउंट्स आपके लिए काफी इजी सब्जेक्ट है। ये हकीकत बात है कि जिस बच्चे को फॉर्मेट याद नहीं होगा वो अकाउंट्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए इस फॉर्मेट को ब्रेन में सेव करते हुए जरूर चलना। सबसे पहले समझाता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट कैश के मूवमेंट को शो करती है, यानी कि एक बिजनेस में स्टार्टिंग टू एंड कितना कैश आया और कितना कैश गया। राइट, ये इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर का आंसर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में छुपा हुआ होता है। कैसे? ईयर की स्टार्टिंग में आपके पास जितना भी कैश का अमाउंट है और ईयर के एंड में जितना भी आपके पास कैश का अमाउंट है, दोनों के दोनों अमाउंट आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में गिवन होंगे। इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस ही इन सभी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो एक्टिविटीज बनती हैं, इन एक्टिविटीज के अमाउंट के समेशन होगा। यानी कि इन दोनों अमाउंट, कैश का ओपनिंग बैलेंस और कैश का क्लोजिंग बैलेंस, इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होगा, यही मूवमेंट शो करता है ईयर की स्टार्टिंग से और ईयर के एंड में, कि एक बिजनेस में ईयर की स्टार्टिंग टू एंड कितना कैश का मूवमेंट हुआ। तो आपको सबसे पहली बात तो इन तीनों एक्टिविटीज को ही समझना होगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के का पहले फॉर्मेट समझोगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश का फ्लो कैसे होता है, देन फर्दर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश का फ्लो कैसे होता है, देन फर्दर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू कैश का फ्लो कैसे होता है। राइट, अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो सबसे पहले याद रखना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले अपने ब्रेन के अंदर बुलेट पॉइंट्स को ही सेव करना। वो बुलेट पॉइंट्स कौन से हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, पहला बुलेट पॉइंट। सेकंड, नॉन कैश एक्सपेंस, सेकंड बुलेट पॉइंट। थर्ड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो आपको पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में कौन कौन से आइटम आते हैं। इन तीन बातों को ब्रेन में सेव करना, 1 2 3। फोर्थ, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर एक बिजनेस में करंट एसेट्स घटेंगी तो वो ऐड होती हैं, करंट लायबिलिटी बढ़ती हैं तो वो ऐड होती हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट्स का मतलब क्या है? मान लो पिछले साल या इस ईयर की स्टार्टिंग में डेटर 4 लाख रुपए के हैं और इस बार डेटर
इस ईयर के एंड में डेटर 3 लाख रुपए के हो गए, तो ईयर की स्टार्टिंग में डेटर 4 लाख के हैं, ईयर के एंड में डेटर 3 लाख के हो गए, तो लॉजिकली बात है डेटर घट गए तो करंट एसेट्स घट रही है। अगर करंट एसेट्स घट रही है तो इसका साफ साफ मतलब क्या है कि एसेट्स के घटने का मतलब क्या है कि हमारे पास ईयर की स्टार्टिंग में डेटर 4 लाख थे, अब 3 लाख के रह गए, तो 1 लाख रुपए हमें रिसीव हो चुके हैं, तो कैश आया तो हमने उसे प्लस कर दिया, राइट। अब सिमिलरली इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस करते हैं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को भी माइनस करते हैं, उसके बाद जो आंसर आता है कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन आता है, देन उसमें से माइनस करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स पेड माइनस रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव्ड। ये फॉर्मेट आपके मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले आपको लिखना ही ये है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हेडिंग डाल दी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, नॉन कैश एक्सपेंस हेडिंग डाल दी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, इन सब आइटम्स को भी लिखने के लिए अगेन हेडिंग क्रिएट करी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, फिर से थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, फिर हेडिंग क्रिएट करी डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, दोबारा से स्पेस छोड़ा, फिर हेडिंग क्रिएट करी इंक्रीज इन करंट एसेट्स डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, फिर ये स्पेस छोड़ा। तो ये बातें ब्रेन में जरूर सेव कर लेना। फिर लास्ट में आंसर आता है कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, फिर इसमें से माइनस करते हैं ब्रैकेट ओपन प्रोविजन फॉर टैक्स पेड माइनस रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव्ड, प्लस लास्ट में ऐड कर देते हैं कोई भी कॉम्पेंसेशन या क्लेम के थ्रू अगर कोई अमाउंट रिसीव होता है तो वो यहां पे आ जाता है, लास्ट में अमाउंट आपके सामने आ ही जाएगा। देखो सीधी सी बात है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। डायरेक्ट मेथड सीधा सीधा कहता है जितना भी कैश आया, जितना भी कैश रिसीव हुआ उसे एक तरफ इकट्ठा करके लिख दो, और जितना भी कैश पे किया गया उसे एक तरफ इकट्ठा करके लिख दो, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो, कैश का फ्लो पता चल गया, राइट। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड आपसे क्या कह रहा है कि डायरेक्ट फ्लो मत दिखाओ, डायरेक्ट फ्लो कैलकुलेट मत करके दिखाओ, आपको तो फ्लो कैलकुलेट करके दिखाना है इनडायरेक्ट वे में। ये जो आपके सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड बताया गया है, इनडायरेक्ट मेथड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हार्डली 10% या फिर 20% प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ही उसका यूज होगा, अदरवाइज 80% ये पूरा का पूरा चैप्टर डायरेक्ट मेथड से ही है। कैसे, ध्यान से देखना। यहां से लेके यहां तक की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी इनडायरेक्ट वे में चलती हैं। देन उसके बाद में आगे चल के आप जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, कैश रिसीव होगा ऐड कर दोगे, कैश पे होगा माइनस कर दोगे, अगेन प्रोविजन फॉर टैक्स पेड के थ्रू आपके पास से पैसा गया आप उसे माइनस करोगे, रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव, पिछले साल आपने टैक्स का अमाउंट ज्यादा पे कर दिया था, उसमें से जितना ज्यादा पे किया इस साल आपको कुछ टैक्स का अमाउंट रिफंड हो गया तो वो करंट ईयर में कैश रिसीव हो रहा है, यहाँ पे ऐड होता है, इसलिए मैंने इसका डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट करके दिखा दिया कि आपने मान लो कोई भी, जैसे मान लो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स पे करा 10 रुपए का, पिछले साल आपने 12 रुपए पे कर रखे थे, जिस 12 में से 10 रुपए बनते थे, 2 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे कर रखे थे, तो इस बार आपके पास 2 रुपए आ गए। तो आप खुद सोचो, इस साल आपको 10 रुपए पे करने हैं और इसी साल आपके पास पिछले साल के 2 रुपए आ रहे हैं, तो नेट बैलेंस कितना बनता है? माइनस का 10 प्लस का 2 माइनस का 8। तो इससे अच्छा तो एक काम करो ना, 10 माइनस 2 आंसर आया 8, यहां आके सीधा सीधा डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, राइट। ऐसे ही कोई भी कॉम्पेंसेशन या फिर कोई भी क्लेम का अमाउंट रिसीव होता है तो वो कैश का अमाउंट आया, यहां मेंशन कर दिया, लास्ट में आंसर आ गया। तो मेरे मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट मेथड का रोल सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग तक ही है, देन उसके बाद में पूरा का पूरा डायरेक्ट मेथड से ही हम लोग चलते हैं, वो चाहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो, राइट। अब सबसे पहले समझते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में किन किन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ध्यान से देखना, ये गिनी चुनी ट्रांजेक्शन्स हैं, इन्हें लर्न कर लेना। सरप्लस यानी कि करंट ईयर का प्रॉफिट, यानी कि ईयर की स्टार्टिंग टू ईयर के एंड में कितना प्रॉफिट में चेंज आया, इसलिए साफ साफ लिखा हुआ है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ट्रांसफर टू रिजर्व, आपके सामने साफ साफ रिजर्व मेंशन होगा जिसमें आता है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को भी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर दोगे, अमाउंट आ जाएगा। प्रपोज डिविडेंड पेड, यानी कि हमेशा से याद रखना, प्रपोज डिविडेंड हो या फिर इंटीरियम डिविडेंड हो, ये रहा, दोनों के दोनों करंट ईयर के ही आएंगे। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का तब आता है जब उसके सामने पेड शब्द ना हो, या वो प्रपोज डिविडेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो, नोट्स टू अकाउंट में ना हो, या बैलेंस शीट के अंदर ना हो। हमेशा से याद रखना, प्रपोज डिविडेंड या तो बैलेंस शीट में लिखा होगा या नोट्स टू अकाउंट में होगा। अगर नोट्स टू अकाउंट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये बैलेंस शीट में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो
उस केस में प्रपोज डिविडेंड की वैल्यू करंट ईयर वाली ले लेना। अदरवाइज एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपके सामने यही इंफॉर्मेशन हो कि प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का भी गिवन है और करंट ईयर का भी गिवन है, तो आप हमेशा प्रीवियस ईयर वाली फिगर लोगे। तो मैंने इसलिए साफ साफ मेंशन किया है प्रपोज डिविडेंड पेड, करंट ईयर वाला प्रपोज डिविडेंड हमेशा यहां पे आएगा। इंटीरियम डिविडेंड भी पेड ड्यूरिंग द ईयर यहां पे आएगा। तो ये मैंने दोनों के दोनों करंट ईयर वाले ही लिए हैं, इस बात को याद रखना। लेकिन अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में हो और वहां कहीं पेड वाला शब्द गिवन नहीं होगा तो हमेशा प्रीवियस ईयर वाली फिगर लेना, क्योंकि पिछले साल का डिविडेंड हमें इस साल पे करना होता है। ठीक। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, राइट। प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा करंट ईयर वाली फिगर यहां पे आती है। इसका मतलब क्या है कि करंट ईयर में जो हमारा टैक्स बनता था अभी तक हमने उसे कैलकुलेट नहीं करा, लेकिन उसका अनुमान लगा के, अंदाजा लगा के उसे हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में मेंशन कर दिया कि ईयर के एंड में हमें इतना टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो जिस प्रोविजन फॉर टैक्स को हमने प्रॉफिट में से ही एडजस्ट किया है, उस प्रोविजन फॉर टैक्स को यहां रिकॉर्ड किया जाता है, याद रखना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वाला अमाउंट यानी कि करंट ईयर वाला अमाउंट हमेशा से यहां पे आएगा। सिमिलरली डिविडेंड पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स, वो भी करंट ईयर के आएंगे। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स पे हमेशा कैलकुलेट किए जाते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर की प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल पे, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे भी डिविडेंड तभी कैलकुलेट किया जाएगा जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी डिविडेंड पे किया जा चुका है। अगर आपके सामने क्वेश्चंस में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया गया है, तो ये डैम श्योर प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, राइट। इन सब बातों को जरूर याद रखना। और डिविडेंड हमेशा से पिछले साल की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे ही कैलकुलेट किया जाता है, इस बात को भी जरूर याद रखना। और रेट कैसे पता चलता है? आपके सामने लिखा होगा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, करंट ईयर की इंफॉर्मेशन होगी प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर के मान लो 100 रुपए हैं, पिछले साल के 40, तो 40 रुपए का 12% कैलकुलेट कर देना। तो प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा, इतना इतना याद रखना। लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, कोई भी आपदा आ गई, भूकंप टाइप का आ गया, तो वहां से कोई भी लॉस हुआ है तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। माइनस करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव्ड, और माइनस करते हैं कोई भी कॉम्पेंसेशन क्लेम रिसीव्ड, राइट। तो हमेशा से याद रखना इन सभी फिगर्स को ऐड किया जाता है, इन सभी फिगर्स को माइनस किया जाता है। मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट होगी क्योंकि लॉजिकली बात है, वन शॉट मेंटेन कर रहा हूं, वन शॉट बना रहा हूं, तो इसलिए हम बहुत फास्ट चलेंगे। ये सब वन शॉट आपके रिकॉल के लिए होते हैं, चैप्टर रिवाइज करने के लिए होते हैं, तो ये सब चीजें देखते चलो, राइट। तो इन सभी चीजों को प्लस किया, इन दोनों चीजों को माइनस करा, नेट बैलेंस यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, इतना याद रखना। इसे याद करने का क्या तरीका है? डिविडेंड 3 है, प्रपोज्ड, इंटीरियम और डिविडेंड पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। यहां पे मैंने साफ साफ करंट ईयर करंट ईयर करंट ईयर उतार रखा है, राइट। करंट ईयर मैंने डिविडेंड के लिए लिखा है, याद रखना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए नहीं लिखा। पिछले साल की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे इस साल डिविडेंड पे करते हैं, इसलिए उसे करंट ईयर बोला गया है। तो सीधी सी बात है, आपको पता चल गया डिविडेंड तो हो गए 3 पीस, और बचा क्या? सरप्लस और रिजर्व। ये दोनों के दोनों करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डिफरेंस आ जाता है। लास्ट टॉपिक क्या बचा? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, राइट। तो 1 2 3 4 5 छठा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ये भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन करंट ईयर की आती है। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक या फिर नेचुरल कैलामिटीज का एक लॉस आ गया, ये 2 फिगर माइनस कर देते हैं, नेट बैलेंस आ जाता है कौन सा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, राइट। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब चलते हैं आगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, ये सब बातें मैं आपको समझा चुका हूं। अब हेडिंग क्रिएट होती है नॉन कैश एक्सपेंस। एक्सपेंस की हेडिंग में ये गिने चुने खर्चों को शामिल किया जाता है, याद रखना। इसे याद करने का क्या तरीका है? DDLG SIP, जैसे मूवी आई थी DDLG, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो मैंने उसी से ही बनाया हुआ है DDLG। डी से क्या है? डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। अगेन डी से क्या है? एक सेकंड, कॉल आ रहा है। क्या है? डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। सेकंड डी से क्या है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। एल से क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। जी से क्या है? गुडविल रिटर्न ऑफ या पेटेंट रिटर्न ऑफ या फिर कोई ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, राइट। SIP यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान की हम अपना कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान से एक हमने 3 वर्ड्स बनाए। S से हो गया शेयर इश्यू एक्सपेंस, I से हो गया इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, और P से हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इतना याद रखना। 1 2 3 4 5 6 7, ये सिर्फ 7 नाम आते हैं। DDLG याद कर लेना, SIP, DDLG SIP, आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट।
इन सभी को यहाँ पे समेशन करके आउटर कॉलम में इनके अमाउंट को मेंशन कर देना। जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के आउटर कॉलम में अमाउंट डाल दिया, तो ऐसे इसी में नॉन कैश एक्सपेंस में यहाँ अमाउंट डाल देना। फिर इसमें से माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में कौन कौन सी इनकम आती है? रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड अर्न और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, राइट। हमने कोई भी रेंटल इनकम कमाई, कोई भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कमाया, कोई भी हमने अपनी अगर जो हमने इन्वेस्टमेंट शेयर्स में की हुई है वहां से हमने डिविडेंड कमाया, या किसी फिक्स एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट कमाया, इन चारों का समेशन कर दिया। ये माइनस होते हैं, याद रखना। इन चारों के समेशन को आउटर कॉलम में लिखने के बाद ये माइनस होगा, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये अमाउंट आ गया। इसे बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब आगे चलते हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड कर देना, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस कर देना। फिर आंसर क्या आएगा? कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। इनके इसमें से इसे माइनस करने के बाद नेट अमाउंट यहां पे आ जाएगा। अब इस अमाउंट में इस अमाउंट को जोड़ने से ये वाली फिगर आएगी कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। इतना याद रखना। इसमें से माइनस करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स पेड माइनस रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव, यहां पे अमाउंट आ जाएगा। और कोई भी कॉम्पेंसेशन या कोई भी क्लेम रिसीव होता है तो यहां ऐड होता है, तो इसमें से इसे माइनस करना, इसे प्लस कर देना, नेट अमाउंट यहां पे निकल के आ जाएगा, जिसे बोला जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं, ये फॉर्मेट पहले आपको अपने ब्रेन में डेफिनेटली सेव करना होगा। अगर ये फॉर्मेट आपके ब्रेन में सेव होगा तो क्वेश्चंस यूं करोगे यूं, राइट। अभी इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे भी चलेंगे। अब मैं आपके सामने प्रोविजन फॉर टैक्स को लेके एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मैंने यहां पे जहां तक है लिखी भी होगी। हाँ, कभी कभी आपके सामने, कभी कभी क्या, ज्यादातर आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होंगे कहां पे? आपके नोट्स टू अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स या फिर नोट्स टू अकाउंट में प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जरूर गिवन होंगे, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा होगा टैक्स पेड या टैक्स मेड। इस बात का मतलब क्या है? हमेशा से याद रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स के अगर 3 अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, ये ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ये क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। इसका मतलब क्या है कि पिछले साल का जो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था उसका क्लोजिंग बैलेंस आज के इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस है। इसी साल के एंड में प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस भी इन्होंने क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेंशन कर रखा है कि कोई हमने टैक्स पे किया है। तो लॉजिकली बात है कि टैक्स जो पे किया जाता है वो हमेशा ईयर के एंड में किया जाता है, राइट। जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड था वो तो उसका मतलब क्या था कि हमें इन फ्यूचर ईयर के एंड में जितना भी टैक्स पे करना होगा हम अभी नहीं जानते थे, तो उस टैक्स की वैल्यू को हमने ऑलरेडी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मेंशन कर दिया था, डेबिट कर दिया था प्रोविजन के नाम से कि हमें इन फ्यूचर इतना टैक्स पे करना पड़ सकता है। इसलिए हमने प्रोविजन फॉर टैक्स मेड को वहां नेट प्रॉफिट में कैलकुलेट करा था, सॉरी समेशन करा था। उसको भी समेशन करने का हमारा रीजन क्या होता है? क्योंकि हम यहां से उल्टा चलते हैं, हमें कैलकुलेट करना होता है नेट प्रॉफिट टैक्स को पे करने से पहले का या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को पे करने से पहले का, लेकिन हमारे पास में प्रॉफिट कौन सा होता है? टैक्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को पे करने के बाद का। तो बाद का अमाउंट गिवन होता है, पहले का अमाउंट चाहिए होता है। तो ये जो बाद वाली इंफॉर्मेशन होती है ना, जैसे कि ये वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या है? ये इंफॉर्मेशन बाद वाली इंफॉर्मेशन है। तो हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, जैसे ये वाला सरप्लस है, इसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये सारे के सारे टैक्स के अमाउंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को जोड़ देंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हम अपने आप ही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरफ को मूव कर जाएंगे। तो मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं क्या, कि हमने ईयर के एंड में जो टैक्स पे किया है उस अमाउंट को तो हमने यहां लिख दिया, वो इसीलिए टू बैंक के नाम से आ रहा है क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कटता है। ओपनिंग बैलेंस यहां आ गया, कलर ही चेंज करते हैं, ओपनिंग बैलेंस यहां आ गया, क्लोजिंग बैलेंस यहां आ गया, जो टैक्स पे करा वो यहां गया। तो यहां पे जो अमाउंट निकला है वो बाय P&L के नाम से आएगा। टैक्स मेड मैंने P&L के नाम से क्यों लिखा है उसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि हमने इसका पहले से ही प्रोविजन बना के अपने P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया था, राइट। तो इतना जो अमाउंट आएगा वो मेड की वैल्यू आ जाएगी, और इस मेड की वैल्यू के आने के बाद इसे यहां मेंशन कर देना, कहां? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, राइट। अदरवाइज आपके सामने ये दोनों अमाउंट गिवन नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का भी गिवन है, प्रीवियस ईयर का भी गिवन है। तो ये जो भी करंट ईयर वाली फिगर होगी, इस करंट ईयर वाली फिगर को तो यहां डाल देना, और प्रीवियस ईयर वाली जो भी फिगर होगी इसे यहां डाल देना लास्ट में,
राइट, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड करके। इन सब बातों को जरूर याद रखना, ये फॉर्मेट मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ये आपके ब्रेन में होंगे तो आप क्वेश्चन बड़े प्यार से करोगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद ये फॉर्मेट अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने से पहले इस फॉर्मेट को ही लर्न करना, राइट। उसके बाद अगला फॉर्मेट आएगा किसका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के भी फॉर्मेट को कराने से पहले, राइट, ये मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की पूरी गाथा लिखी हुई है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बाद आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट, राइट। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी हमें किन किन बातों की तरफ ध्यान देना है याद रखना। और फिर यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मेट आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो पहले मैं आपको इंटेंशनली कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, राइट। ये एक आपके सामने इंफॉर्मेशन है। आपकी बुक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, सबसे धाकड़ क्वेश्चन जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, मैंने वो ही लिया हुआ है, राइट। क्या कह रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रिपेयर करके दिखाओ। आपके सामने नेट प्रॉफिट गिवन है, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, यानी बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, राइट। आपके सामने ईयर की स्टार्टिंग का भी प्रॉफिट गिवन है, ईयर के एंड का भी प्रॉफिट गिवन है, और इन दोनों का डिफरेंस गिवन है सीधा सीधा 8 लाख रुपए। इन दोनों का डिफरेंस गिवन है 8 लाख रुपए, राइट। फिर फाइनल डिविडेंड पेड इन द ईयर। लॉजिकली बात है, आप जो भी इंफॉर्मेशन देखोगे ना, इंफॉर्मेशन को देखने से पहले आपके ब्रेन में सब चीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज कहां आती है। डिविडेंड पेड इन द ईयर गिवन है, आपको पता है, ये ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में, कॉम्पेंसेशन वाले अमाउंट को नेट प्रॉफिट में माइनस करते हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में ऐड कर देते हैं। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस का पार्ट है, DDLG SIP, DDLG डैप ड्यूरिंग द ईयर, ये रहा DDLG लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये रहा LG, ये क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है, उसमें आता है। अगेन प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया गया, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,10,000 कहां पे आता है, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त ऐड करते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस होता है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स आपको पता है ऐड होती हैं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी आपको पता है ऐड होती हैं। फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होती हैं। ये जो लास्ट के 3 अमाउंट हैं, इनके बारे में यहां वो स्टेटमेंट टाइप करना कोई भूल गया था, तो मैंने अलग से ये चीज लिख दी। ये 60,000 इंक्रीज इन करंट एसेट्स है। क्वेश्चन के अंदर क्या था कि करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है 60,000 से, तो आपको पता है कि अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली माइनस होती है। इनकम टैक्स रिफंड की वैल्यू गिवन है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए इनकम टैक्स रिफंड कहां कहां आता है। नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त माइनस होता है, और लास्ट में जो कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन वाली हेडिंग आती है, उसी के नीचे माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट ओपन, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड माइनस रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव्ड, राइट। तो ये वहां पे आता है। इनकम टैक्स पेड भी अलग से गिवन है 1,20,000, तो इसका भी रोल कहां पे है, अगेन कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन के बाद में माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट ओपन, इनकम टैक्स पेड माइनस रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव। तो जैसे ये मेरे ब्रेन में सेव हैं, इतना याद रखना आपको भी अपने ब्रेन में सेव करने होंगे। अगर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहते हो, देखो सीधी सी बात है, अगर ये आपके ब्रेन में सेव ना हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन अटेम्प्ट ही मत करना। अननेसेसरी फालतू में अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट करने से कोई कुछ खास मार्क्स नहीं मिलेंगे। गलत करके आ जाओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो अपना टाइम किसी दूसरे क्वेश्चन के अंदर लगाना। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है, अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स का पेपर अच्छे से वो ही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसे प्रॉपर्ली लेजर्स के फॉर्मेट याद हो, और जो ट्रांजैक्शन फॉर्मेट में रिकॉर्ड की जाती है उन ट्रांजैक्शंस की कैलकुलेशन या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो सब याद हो। तो कोई भी चैप्टर अगर करते हो तो चैप्टर को करने से पहले ये तामझाम याद किया करो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, राइट। ये जो मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया ना, तो ये फॉर्मेट आपके ब्रेन में पहले होना चाहिए। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये फॉर्मेट आपके ब्रेन में होना चाहिए। प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट क्या है, ये फॉर्मेट आपके ब्रेन में होना चाहिए। उसके बाद ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ मूव करना और उन पे हाथ चलाना, राइट। तो ये एक हमारे सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसका मैंने सॉल्यूशन करा के दिखा रखा है, ध्यान से देखना। मैं पहले से पहले सॉल्यूशन इसलिए करा देता हूं क्योंकि मैं अपने खुद वन शॉट में काफी सारे क्वेश्चंस लेकर आता हूं। अगर आपने मेरे ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिकॉल कर लिए तो समझो आपका चैप्टर खत्म हो गया। आपके सामने अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराना सॉल्व करूंगा तो एक वन शॉट में 1-1.5 घंटे के वन शॉट में गिने चुने क्वेश्चंस हो पाएंगे। और आप जानते हो, आप बुक के अंदर 100 80 क्वेश्चन होते हैं, तो उन 80 क्वेश्चन में से अगर मैंने कोई एक आधा क्वेश्चन करा दिया तो कोई ऐसे खास वन शॉट नहीं क्रिएट किए जाते। वन शॉट का मतलब ही क्या है कि सारे के सारे चैप्टर की ब्रीफली समरी देना प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, राइट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैसे किया जाता है ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, आपको क्या काम करना होगा,
सबसे पहले आपको जब आप फॉर्मेट बनाओगे, ये जो येलो कलर से जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बुलेट पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो चलो हेडिंग है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अगर आप इसे नहीं भी लिखते छोड़ो कोई बात नहीं, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन को भी नहीं लिखते कोई बात नहीं, ये मेन हेडिंग अपने ब्रेन में याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले हेडिंग क्रिएट करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके नीचे कम से कम 5 लाइन छोड़ देना। 5 लाइन छोड़ने के बाद फिर हेडिंग क्रिएट करना नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस के नीचे कम से कम 6-7 लाइन छोड़ देना। लाइन खूब छोड़ना यार, एग्जामिनेशन फीस दे के आते हो, अच्छे खासे पैसे सीबीएसई को दे रहे हो, अगर बी शीट पे बी शीट, बी शीट पे बी शीट लेनी पड़ भी गई डजंट मैटर, लेकिन आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सफाई से होना चाहिए, हर चीज टीचर्स को प्रॉपर क्लैरिफिकेशन के साथ दिखनी चाहिए, राइट। वहीं पे ही घुचड़ मुचड़ मत ना कर देना। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नीचे आप अच्छी खासी 4 5 या 6 लाइन छोड़ना, नॉन कैश एक्सपेंस के नीचे भी 6-7 लाइन छोड़ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम की हेडिंग डाल देना, उसके नीचे भी 4-5 लाइन छोड़ देना। उसके बाद डिक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी की हेडिंग डाल के उसके नीचे भी 5-6 लाइन छोड़ना। उसके बाद डिक्रीज इन करंट एसेट्स इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी की हेडिंग डाल के उसके भी नीचे 5-6 लाइन छोड़ना। उसके बाद हेडिंग डालना माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स पेड माइनस रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव ब्रैकेट क्लोज, उसके नीचे 2 लाइन छोड़ देना। लास्ट में लिखना एनी कॉम्पेंसेशन या एनी क्लेम रिसीव्ड। ये आपको लिखना ही लिखना है, और ये ऐसा तब करना जब आपके पास अच्छा खासा कम से कम लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कम से कम 20 मिनट हो। अदरवाइज 20 मिनट नहीं है, 10-12 मिनट रह गए तो भाई सब भाड़ में गई हेडिंग। सीधी सीधी जो जो इन्फॉर्मेशन जहां जहां आती है वहां वहां डालते चलना, बस एक छोटी सी हेडिंग डाल देना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद जो जो चीजें जहां जहां आती हैं लिखते चले जाना, राइट। मेरा काम आपको ढंग से समझाना है तो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। अब आपने हेडिंग क्रिएट कर दी, हेडिंग क्रिएट करने के बाद अब आप देखोगे कि कौन सी चीज सबसे पहले आ रही है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस गिवन है 8 लाख, सीधा सीधा सरप्लस के नाम से 8 लाख आ गया, राइट। आगे आ जाओ, फिर क्या है, फाइनल डिविडेंड पेड इन द ईयर। आपको पता होना चाहिए कि फाइनल डिविडेंड पेड कहां आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करने में 1,10,000 कहां आना चाहिए, इस नेट प्रॉफिट की हेडिंग के अंदर फाइनल डिविडेंड पेड 1,10,000 आ गया। आगे आ जाओ, कॉम्पेंसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर, आपको पता होना चाहिए कॉम्पेंसेशन नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त माइनस करते हैं, लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं। तो 75,000 मैंने कहां कहां डाले हैं, कॉम्पेंसेशन का 75,000 माइनस हो गया, और यहां लास्ट में कॉम्पेंसेशन क्लेम में 75,000 आ गया, आप देख सकते हो। आगे आ जाओ, फिर क्या कह रहे हैं, डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है, डैप 1.5 लाख रुपए। डैप कहां आएगा, डैप नॉन कैश एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं, आप जानते ही हो। आगे आ जाओ, उसके बाद क्या कह रहे हैं, डैप के बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 की कहां आती है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, राइट। तो ये कहां आती है, DDLG SIP, तो यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 30,000 यहां पे आ गया, राइट। आगे आ जाओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 90,000 की कहां आती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में, सीधा सीधा हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम की हेडिंग में डाल के यहां माइनस कर दिया। आगे आ जाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स, कहां लिखा है, हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,10,000 आपको पता होना चाहिए, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त आता है, हमने यहां मेंशन कर दिया 1,10,000। आगे आ जाओ, डिविडेंड रिसीव 20,000 का डिविडेंड रिसीव्ड है, कहां आता है, नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम को निकालते वक्त, तो डिविडेंड रिसीव को भी हमने कहां मेंशन कर दिया, डिविडेंड रिसीव को भी हमने कहां मेंशन कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में यहां मेंशन कर दिया, राइट। आगे आ जाओ, डिक्रीज इन करंट एसेट्स कितनी है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स 40,000 है, राइट। डिक्रीज इन करंट एसेट 40,000 है, किस हेडिंग में आती है, आप जानते ही हो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स वाली हेडिंग में 40,000 यहां पे आ गया। आगे आ जाओ, फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कितनी है, 70,000, ये भी ऐड होती है, आपको बताइए, यहां ऐड कर दी, राइट। फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी घटती है तो माइनस होती है, कितनी है, 10,000, इसे भी यहां माइनस करके लिख दिया, राइट, माइनस वाली हेडिंग में डाल दिया। आगे आ जाओ, फिर क्या कह रहे हैं, 60,000 इंक्रीज इन करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो ये माइनस करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स यहां पे आ गया, इन दोनों का सम 70,000 ये आ गया, राइट। आगे आ जाओ, 10,000 का अमाउंट इनकम टैक्स रिफंड, आपको पता होना चाहिए यार, इनकम टैक्स रिफंड आ गया, कहां आता है, इनकम टैक्स रिफंड को रिकॉर्ड किया जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करने में, और लास्ट में कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन के नीचे जो लाइन आती है माइनस का साइन ब्रैकेट ओपन, प्रोविजन फॉर टैक्स पेड माइनस रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव, तो वहां रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। तो 10,000 को कहां रिकॉर्ड करोगे, यहां रिकॉर्ड करोगे, राइट। यहां कर रखा मैंने 1,20,000 में से 10,000 माइनस करके दिखा रखे हैं, तो ये 1,20,000 भी वही है, इनकम टैक्स पेड की वैल्यू 1,20,000, राइट।
तो ये जो जो इन्फॉर्मेशन थी जहां जहां आती है आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो क्वेश्चन पे हाथ यूं चलेगा, यूं सटा सट, राइट। उसके बाद सारी की सारी चीजें हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं, रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव वगैरह वगैरह। इन सभी की कैलकुलेशन को बाहर उतार दिया, इन दोनों के समेशन को बाहर उतार दिया, इन दोनों के समेशन को बाहर उतार दिया। ये माइनस होता है, आप जानते ही हो। इसमें ये प्लस करा, ये माइनस करा, ये वाली वैल्यू आ गई जिसे बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इसमें इन दोनों का समेशन 1,10,000 था, इसको भी बाहर लिख दिया। 10 और 60 इन दोनों का सम 70,000 था, इसको भी बाहर लिख दिया। 1,05,000 में ऐड करा ये, माइनस करा ये। 1,10,000 इनकी कैलकुलेशन होके आई, 1,20 में से 10 गए, 1,10,000 लास्ट में माइनस कर दिया। आपको पता ही है क्योंकि ये माइनस होता है। कोई भी कॉम्पेंसेशन क्लेम अगर मिलता है तो इसके भी लास्ट अमाउंट बाहर उतार दिया, यहां लिख दिया। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आया था, इसमें ये ऐड करा, ये माइनस करा, राइट। ये मैंने लिखी नहीं है फिगर, एक सेकंड में आपको बता देता हूं। 100, 100, 500 प्लस 1,10,000 माइनस 70,000, ये कितना आ गया? कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन 1,045,000। इसमें से ये माइनस कर दिया, प्लस कर दिया 75,000। आंसर आपके सामने 10,10,000, राइट। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, राइट। अब एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कराता हूं, कहीं ना जाना, कहीं ना जाना। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये भी एक आपके सामने कह रहे हैं कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रिपेयर करके दिखाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। प्रॉफिट दे रखा है सीधा सीधा 10,000 का, और 10,000 का प्रॉफिट दे रखा है 2,000 के बाद का। भाई हमें तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट ही कौन सा चाहिए? सारे के सारे खर्चों को पे करने से पहले का, राइट। तो अगेन सीधी सी बात है, 10,000 का प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंस है, तो 10,000 में 2,000 डैप को जोड़ेंगे। डैप कहां आता है आपको पहले से ही पता होना चाहिए, नॉन कैश एक्सपेंस में, राइट। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है, आपको पता है। ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्रीज, अदर करंट एसेट्स, एक्सपेंस पेबल लायबिलिटी होती है, इस बात को भी जरूर याद रखना। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स होती है। आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम कमा ली लेकिन रिसीव नहीं हुई, ये हमारे लिए एसेट्स होती है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम एडवांस में मिल गई, कमाई नहीं है, पहले से पहले मिल गई, हमारी लायबिलिटी होती है, राइट। सीधी सी बात है, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में वही एसेट्स दाएं बाएं हो रही हैं। आपसे बोला गया है ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रिपेयर करके दिखाओ। अगेन इसके सॉल्यूशन में मैंने पहले फॉर्मेट बनाया। क्या तरीका था? पहले हेडिंग क्रिएट करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर 5-6 लाइन छोड़ देना। फिर हेडिंग क्रिएट करोगे नॉन कैश एक्सपेंस, फिर 6-7 लाइन छोड़ देना। फिर हेडिंग क्रिएट करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, फिर से थोड़ी 5-6 लाइन छोड़ देना। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, लास्ट में आंसर आएगा। फिर हेडिंग क्रिएट करोगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, फिर 6-7 लाइन छोड़ देना। फिर हेडिंग क्रिएट करोगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, फिर 5-6 लाइन छोड़ देना। फिर माइनस करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स पेड माइनस रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव। तो बार बार कह रहा हूं, ये फॉर्मेट ब्रेन में सेव कर लेना। लास्ट में ऐड करते हैं कोई भी कॉम्पनसेशन या कोई भी क्लेम का अमाउंट ऐड कर देते हैं। तो मैंने कुछ नहीं करा, 10,000 का प्रॉफिट, 2,000 का डैप, आपको पता ही है प्रॉफिट कहां था, सरप्लस के नाम से यहां आ गया, 2,000 का डैप यहां आ गया। आगे आ जाओ। फिर ये क्या कह रहे हैं? ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है। करंट एसेट 2,000 वो 1,000 से इंक्रीज हो रही है, एसेट्स इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल 1,000 यहां माइनस करके दिखा दिया। फिर प्रोविजन फॉर डेट 1,000 से 1,200 हो गया। प्रोविजन फॉर डेट किसका पार्ट है? डेट क्या? हाँ, डाउटफुल डेट किसका पार्ट है? नॉन कैश एक्सपेंस, DDLG SIP, DDLG SIP। तो पी से क्या होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो वो भी यहीं आ रहा होगा, कितना? 200। SIP का मतलब होता है शेयर, एस से मतलब होता है शेयर इशू एक्सपेंस, जिसको हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का भी नाम देते हैं। तो याद रखना, चाहे क्वेश्चन में शेयर इशू एक्सपेंस आ जाए या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आ जाए, उन दोनों का मतलब एक ही है और वो नॉन कैश एक्सपेंस का पार्ट है। ऐसे ही ट्रेड पेबल 13,000 से 15,000, 2,000 से लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ती है तो हमने यहाँ ट्रेड पेबल के नाम से ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हो कौन कौन सी चीजें कहां कहां आती है। मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ इन दोनों के डिफरेंस को कहां रिकॉर्ड करता हुआ चल रहा हूं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी वाली हेडिंग में, और मैंने कुछ नहीं करा। यहां भी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। इस क्वेश्चन में ना तो कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है, ना कोई भी क्लेम है। लास्ट में हमने समेशन करा, आंसर आ गया 7700 7700, राइट। इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज जैसा आपको सही लगे। अब चलते हैं फर्दर, वन मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हाँ,
आपके सामने इस तरह का भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, ऐसे ऐसे भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है। फिर ये अलग से इंफॉर्मेशन गिवन होती है, इस इंफॉर्मेशन के बाद अलग से ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है, और आपसे बोला जाता है भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन करके दिखाओ, राइट। तो मैं जानबूझ के इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी लाया हूँ क्योंकि बच्चे इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी घबराए रहते हैं, अरे यार कैसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो आओ आज की इस वीडियो में समझते हैं, समझ के जाओगे, राइट। अब ऐसे क्वेश्चन को भी करने के लिए पहले मैंने वही फॉर्मेट बनाया, आप देख ही रहे हो बार बार, ये फॉर्मेट बनाया, टोनी कलर येलो येलो हो रहे हैं, कैसे बात हो रहा है। पहले ये लिखा, फिर लाइन छोड़ी, फिर ये लिखा, फिर अगेन खूब सारी लाइन छोड़ी, फिर ये लिखा, फिर अगेन खूब सारी लाइन छोड़ी, फिर ये लिखा, फिर अगेन खूब सारी लाइन छोड़ी, फिर ये लिखा, फिर अगेन खूब सारी लाइन छोड़ी, फिर ये लिखा, फिर अगेन 2-3 लाइन छोड़ के ये लिख दिया, राइट। अब हमें कुछ नहीं करना, सीधा क्वेश्चन पे चलना है। ये एक आपके सामने इंफॉर्मेशन गिवन है, कहां गया, हाँ देखो जी, यहां पे भी कुछ टाइप करते हुए दिक्कत हुई थी, मतलब कुछ मिस हो गया था, तो मैंने लिख दिया ट्रेड पेएबल, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, पिछले साल 2.5 लाख के थे, इस साल 2,78,000 के हो गए। ट्रेड रिसीवेबल 4,15,000 के थे, इस साल 4,52,052 के हो गए, इसका भी आपको ट्रीटमेंट बताएं। यहां से साफ साफ लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो प्लस, ट्रेड रिसीवेबल 4,15,000 से करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होती है तो माइनस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी घट गई 5,000 से 0 तो ये माइनस, सेलिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ये इंक्रीज हो रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ती है तो ऐड। इन सभी का ट्रीटमेंट मैंने यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से करनी है, लास्ट वाले इंफॉर्मेशन से। आपको पता है कि इसका रोल कहां होता है, ट्रेड पेबल यहां आ गया, सेलिंग एक्सपेंस यहां आ गया, ट्रेड रिसीवेबल यहां आ गया, ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग यहां आ गया, ये चारों के चारों यहां आ चुके हैं। चलो जी, इन चारों का ट्रीटमेंट कर लिया, अब आगे आ जाओ। अब इस पेज पे आए, इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले स्टार्टिंग यहां से करना, डिविडेंड रिसीव्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट कहां पे आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है, तो 5,000 और 40,000 यहां डेफिनेटली ऐड हो रहा होगा। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में 5,000 और 40,000 दोनों का सम करके यहां हमने माइनस करके लिख दिया, राइट। मैंने ऐड करना इसलिए बोला है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस करते हैं, दोनों का समेशन करा, यहां उतार दिया, ये भी माइनस होगा, आपको पता चल गया। चेंज इन इन्वेंट्री, यानी कि पिछले इसी साल की स्टार्टिंग में ओपनिंग इन्वेंट्री 3 लाख थी, ईयर का एंड होते होते 2,84,000 हो गई। तो सीधी सी बात है, करंट एसेट्स डिक्रीज हो रही है, करंट एसेट्स घट रही है। भाई ईयर की स्टार्टिंग में कितनी है, गलत बोल गया मैं, बढ़ रही है ये तो, है ना। ईयर की स्टार्टिंग में इतनी है और क्लोजिंग इतनी है, तो ईयर की स्टार्टिंग में 2,84,000 है और एंड में 3 लाख, तो एंड होते होते हमारा स्टॉक बढ़ गया 16,000 से, एसेट बढ़ती है तो माइनस करते हैं, इस बात को याद रखना, मैंने डेफिनेटली माइनस ही किया होगा, ये रहा, राइट। आगे आ जाओ जी। फिर अदर एक्सपेंस में ऑफिस एक्सपेंस कहीं नहीं आएगा, सेलिंग एक्सपेंस कहीं नहीं आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितनी है, 36,000। कहां आता है, नॉन कैश एक्सपेंस, डीडीएलजी एसआईपी, डीडीएलजी एसआईपी, डीडीएलजी एसआईपी, इसे याद कर लो, डीडीएलजी एसआईपी। तो डीडीएलजी एल में आते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो 36,000 को डेफिनेटली ऐड किया जा रहा होगा, यहां आ गया, राइट। सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब स्टार्टिंग से देखते चलो, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम कहीं नहीं आएगा, परचेज एक्सपेंस कहीं नहीं आएगा, चेंज इन इन्वेंट्री कर चुके हैं, डेप्रीसिएशन, टैप का पार्ट कौन सा, देखो ये सी पार्ट है, राइट। तो सी पार्ट ये वाला माना जाएगा 185,000 थर्ड नंबर का, तो डैप नॉन कैश एक्सपेंस में ऐड होता है, तो 185,000 डेफिनेटली यहां ऐड हो रहा होगा, देख सकते हो 185,000, राइट। आगे चलते हैं, प्रॉफिट पे आ जाओ आप, राइट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स सीधा सीधा दे रखा है 2,44,000, फिर टैक्स का अमाउंट दे रखा है 64,000, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है। देखो सीधी सी बात है, चाहो तो डायरेक्टली 2,44,000 को लिख दो, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी गिवन है और प्रोविजन फॉर टैक्स भी गिवन है, इस आफ्टर टैक्स में प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ दो, 1,80,000 और 64,000 कहां आएगा, 1,80,000 यहां आ गया, सीधा सीधा 64,000 यहां गया। अब इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रोविजन फॉर टैक्स और गिवन नहीं है, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू गिवन है, तो इस प्रोविजन फॉर टैक्स को आप ईयर के एंड में जो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो लास्ट पार्ट बनाओगे, यहां पे भी इसी प्रॉफिट को मेंशन करना, इस बात को याद रखना कि हमने जितना टैक्स पे करा है उतना ही हमने प्रोविजन माना था। सीधी सी बात है, आपके सामने क्वेश्चन में साफ साफ बैलेंस शीट के अंदर इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है,
ध्यान से देखना, यहाँ एक आपके सामने ऑलरेडी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड है, तो लॉजिकली बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली इंफॉर्मेशन तो भैया सीधा सीधा यही वाला प्रोविजन है, तो जितना हमने प्रोविजन माना लास्ट में हमने उतना ही पे कर दिया। अलग से अगर आपके पास में प्रोविजन फॉर टैक्स पेड की वैल्यू गिवन ना हो और जो वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो आपने प्रोविजन मानते हुए लिखी है, जिस प्रोविजन फॉर टैक्स को आप नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त ऐड करते हो, उस प्रोविजन की वैल्यू को एज इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में माइनस करके दिखा देना। इन सब बातों को जरूर याद रखना, राइट। तो ये मैंने ऐसे करके दिखाया होगा, देखो दिखाता हूं तुम्हें, ये रहा 64,000, राइट। और कोई उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो मैं रिकॉर्ड करनी भूल गया हूं, राइट। सारी की सारी चीजें हमने रिकॉर्ड कर रखी है, मैंने आपको ये चीज दिखा दी, ये भी पेज हो गया, ये भी पेज हो गया। अब आ जाओ इस पे, अब देखो मेरा सभी पे पेन चल रहा होगा, इन दोनों पे पेन चल रहा है, इन दोनों पे, इन दोनों पे, इन दोनों पे, इन दोनों पे ट्रेड रिसीवेबल मैंने बता ही दिया था, ऑफिस एक्सपेंस बता ही दिया था, बस सभी चीजों पे पेन चल रहा है। इन दोनों का सम करा यहाँ आ गया, इन दोनों का सम करा यहाँ आ गया, इन दोनों का सम करा यहाँ आ गया। 2,44,000 प्लस 221,000 माइनस 45,000 4,20,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ गया। इसमें इन दोनों का सम करा बाहर उतार दिया, इन तीनों का समेशन करा बाहर उतार दिया, 4,20 में ये प्लस करा ये माइनस करा और प्रोविजन फॉर टैक्स के भी फिगर बाहर उतार दी, तो 4,20,000 में ये प्लस ये माइनस, लास्ट आंसर आ गया 329,000। आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो, 329,000 ही आ रहा होगा, राइट। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। अब आपके सामने कौन सा क्वेश्चन शुरू होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, राइट। तो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के भी क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं, राइट। आइए इस वीडियो को आप कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो के थ्रू समझते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे कैसे किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ आपके सामने इतना बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रखा है, आप समझ चुके हो। टीएस ग्रेवाल बुक में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इससे धाकड़ क्वेश्चन नहीं है भाई, आपके सामने जानबूझ के बहुत धाकड़ क्वेश्चन लाया हूँ, और इसके बाद भी जो 2-3 क्वेश्चंस और हैं इन्वेस्टिंग के, वो भी औसम है, राइट। तो इसलिए इस वीडियो में स्टार्टिंग टू एंड बरकरार रहना। ये वीडियो देख लिए तो भाई मेरे 6 नंबर बिल्कुल कन्फर्म हैं, पक्के हैं, और ज़रूरी नहीं है कि 6 मार्क्स में या 8 मार्क्स में पूरा का पूरा फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही आ जाए। क्वेश्चंस ऐसा आ जाएगा, 3 नंबर की ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी, 3 नंबर की इन्वेस्टिंग, या 3 नंबर की इन्वेस्टिंग, या 3 नंबर की फाइनेंसिंग। तो इसलिए आपको सेपरेटली इन एक्टिविटीज को भी समझना बहुत जरूरी है, जो कि आपका भाई ला रहा है, राइट। तो इसलिए वीडियो में बरकरार रहो। पहले समझते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट को, फिर चलेंगे आगे की दुनियादारी पे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब क्या है कि एक बिजनेस के थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट की गई हैं, उन इन्वेस्टमेंट से जो भी कैश का फ्लो हुआ है, उस कैश का फ्लो को निकालो। ईयर की स्टार्टिंग से ईयर के एंड तक कैश का फ्लो कितना कितना हुआ है, इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू पता चलता है, राइट। इसमें इन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। बार बार कह रहा हूं, पहले फॉर्मेट लर्न कर लेना। इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने से पहले जो आप ये मेरा वन शॉट देखोगे, पहले इन वन शॉट को, सॉरी इस वन शॉट की स्टार्टिंग में जो मैंने फॉर्मेट बना रखे हैं, चाहे ऑपरेटिंग का हो इन्वेस्टिंग का हो, इन फॉर्मेट्स को अपने रजिस्टर में नोट डाउन करने के बाद पहले इन्हें लर्न कर लेना। भाई साहब दावा करता हूं, अगर आपने ये फॉर्मेट याद कर लिए तो एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको यूं समझ में आएगा, यूं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इन पे आपका हाथ सटासट चलेगा, राइट। स्टार्टिंग में आ जाओ। टेंजिबल एसेट्स को बेचने से जो पैसा आया ऐड कर दो, इंटेंजिबल एसेट्स को बेचने से जो पैसा आया ऐड कर दो। टेंजिबल एसेट्स आप जानते हो क्या होती हैं, राइट, जिन एसेट्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू कर सकते हैं, लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह वगैरह। इनटेंजिबल एसेट्स को भी आप जानते हो, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह, राइट। अब इतना याद रखना, हाँ इससे मुझे एक बात याद आई, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर क्या है कि अगर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह, ये जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं, अगर इनके बारे में लिखा हुआ है कि गुडविल सोल्ड एट रुपीज इतना, पेटेंट सोल्ड एट रुपीज इतना, ट्रेडमार्क सोल्ड एट रुपीज इतना, तो ही उसे सोल्ड मानोगे। अदरवाइज आपके सामने गुडविल गिवन है और ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है, राइट। ये प्रीवियस ईयर है, ईयर की स्टार्टिंग में गुडविल 40,000 की है, अब एंड होते होते 24,000 की हो गई, तो इसे सेल मत मान लेना भाई। वो 40 की हो थी स्टार्टिंग में, अब 24,000 की हो गई, तो इन दोनों का डिफरेंस जो 16,000 आया है, इसे क्या माना जाता है, गुडविल
रिटर्न ऑफ, और ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? नॉन कैश एक्सपेंस में, राइट। तो इतना ज्ञान दे रहा है तुम्हारा भाई। सोल्ड तभी मानोगे जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हो, राइट। इंटरेस्ट रिसीव, भाई ये फोन बहुत आते हैं इन्होंने हाँ जी, आगे चलते हैं। तो सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड की वैल्यू भी यहां आती है, प्रॉपर माइक चल रहा है, राइट राइट। इंटरेस्ट रिसीव की वैल्यू यहां आती है, डिविडेंड रिसीव्ड की वैल्यू यहां आती है, रेंट रिसीव यहां आ जाता है। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को यहां रिकॉर्ड किया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 चीजें प्लस होती हैं, याद रखना, राइट। इन सभी 6 आइटम्स को हमने ऐड कर दिया। माइनस करते हैं 3 आइटम्स, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इन 3 वैल्यूज को माइनस करते हैं। ये जो सेल की वैल्यू होती है 99% में तो भाई साहब ये सेल गिवन होगी। अगर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो ये भी गिवन नहीं होगी, और परचेज तो गिवन ही नहीं होगी, राइट। तो इस परचेज की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फिक्स एसेट्स का अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो अब फिक्स एसेट्स के फॉर्मेट को भी याद करो। अरे सर क्या क्या याद करें, हम तो दुखी हो गए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट को भी याद करो, एसेट्स के फॉर्मेट को भी याद करो, एक्यूमुलेटेड डेब्ट के फॉर्मेट को भी याद करो। हमारी तो दुर्गति होगी, हमारे तो ऐसी की तैसी होगी। अरे नंबर किसे चाहिए? नंबर भी तो तुम्हें चाहिए। अगर मार्क्स लेना चाहते हो तो भाई देखो करना तो पड़ेगा। अकाउंट्स में 80 में से 50 55 60 नंबर लिया है तो कोई तोप नहीं मार ली, राइट। तो और 50 55 नंबर भी आसानी से नहीं आ जाते, यकीन भी नहीं करोगे। अकाउंट्स की 3 बुक हैं, पार्टनरशिप, कंपनी और थर्ड बुक। इन 3 बुक में से अगर आप अपने आप को ये तोप मानते हो कि हमने पार्टनरशिप कर ली और हमने इशू ऑफ शेयर चैप्टर कर लिया, इन दोनों इशू ऑफ शेयर कह रहा हूँ, कंपनी वाली बुक कर ली, तो दोनों की दोनों बुक मिला के 60 नंबर की आती हैं। भाई साहब कुछ ना कुछ अगर इनमें गलती कर दी तो इन बुक्स में गलती करने से भी मार्क्स अपने आप ही 60 में से 45 50 के आसपास पहुंच जाएंगे। 100% क्वेश्चन की या 100% चैप्टर की जब पूरी की पूरी तैयारी होगी तभी जाके आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल आ सकते हैं। तो अकाउंट्स में जो बच्चे पार्टनरशिप और कंपनी वाली बुक को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करके जाते हैं, उनके भी कहीं ना कैलकुलेशन करते वक्त या कुछ चीज़ें वो भूल भी जाते हैं, तो उन सब चीज़ों के कारण से उनके नंबर 50 के आसपास रह जाते हैं। तो वो 50 तो काउंट 80 में से ही होंगे। तो इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अकाउंट्स में अगर मार्क्स लाना चाहते हो तो हर चैप्टर में जितने भी लेजर्स मेंटेन होते हैं या जितने भी टॉपिक्स हैं उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को ज़रूर 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 सीख लेना, दिमाग में बिठा लेना। दिमाग में बिठा के ही हाथ चलाना, सीधी सी बात है। अब सेल वाली वैल्यू को एक तरफ लिखा, परचेज वाली वैल्यू को एक तरफ लिखा, इसमें से इसे माइनस करा, नेट आंसर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हो। आपके सामने 7% इन्वेस्टमेंट लिख के मान लो 7 लाख की वैल्यू गिवन है, 7 लाख का 7% 49,000 आ गया। अब आपके सामने इंफॉर्मेशन में यह भी गिवन है एकर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000। इसका मतलब क्या है कि 49,000 का तो इंटरेस्ट बनता था, लेकिन अभी भी 20,000 रुपए का मिलना बाकी है। भाई साहब मिलना बाकी है, जो मिला है उसे रिकॉर्ड करोगे। तो 49,000 में से 20,000 मिलना बाकी है, तो 29,000 मिल गया होगा, राइट। तो 29,000 की वैल्यू को यहां रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि इस 20,000 वैल्यू को। क्यों? क्योंकि हम तो कैश का मूवमेंट दिखा रहे हैं, तो कैश जो आया था वो तो सिर्फ 29,000 ही आया था। तो इन सब बातों को जरूर याद रखना। अब ये परचेज हो या सेल हो, अगर इनकी वैल्यू गिवन नहीं होगी तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। परचेज की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप फिक्स एसेट्स का अकाउंट मेंटेन करोगे। फिक्स एसेट्स का अकाउंट को मेंटेन करने के 2 तरीके होते हैं, एक WDV और एक ओरिजिनल कॉस्ट। मैं आपको तरीका बता रहा हूं सीधा सा। अगर आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नोट्स टू अकाउंट में किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू इस तरीके से गिवन है, मशीनरी ये लिख दी और ये लिख दी, राइट, इस तरीके से गिवन है, इस तरीके से गिवन नहीं है, इस तरीके से गिवन नहीं है। रुक जाओ यार, भाई ने सब चीजें लिख रखी हैं। हाँ, इस तरीके से गिवन है। किस तरीके से गिवन नहीं है ये भी दिखाता हूं। हाँ, इस तरीके से गिवन नहीं है, देख रहे हो। 2025-24 मशीनरी की वैल्यू ऐसी है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस माइनस करके दिखा रखे हैं। अगर इस तरीके से गिवन नहीं है, किस तरीके से गिवन है, सिर्फ इस तरीके से गिवन है, तो आप समझ जाना ये WDV मेथड है।
WDV मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड सब भाड़ में गए। मैं आपको सीधा सीधा सा फड्डा बता रहा हूं, अगर आपके सामने नोट्स टू अकाउंट में मशीनरी या कोई भी फिक्स एसेट्स हो, उसकी डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्थ को माइनस करके नहीं दिखाया गया, तो सीधी सी बात है आपके सामने ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन के केसेस में जो भी फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाओगे, उस फिक्स एसेट्स के अकाउंट की क्रेडिट साइड में डैप ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्ड करना, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर को। इसका मतलब क्या है अभी समझाऊंगा। पहले तो फिक्स एसेट्स का अकाउंट के फॉर्मेट को याद करना। एसेट से एसेट बढ़ती हैं डेबिट, एसेट घटती हैं क्रेडिट। फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहां आ गया, यहां आ गया। क्लोजिंग बैलेंस कहां आ गया, यहां आ गया। सबसे पहले तो यही उतारोगे, फिर उसके बाद एक एसेट्स को बेचा गया है, जितने में बेचा गया है बाय बैंक अकाउंट सेल के नाम से वैल्यू यहां आ जाएगी। बेचने में प्रॉफिट हुआ या लॉस, अगर लॉस होता है तो लॉस से वैल्यू एसेट्स की घटती है, तो बाय P&L अकाउंट लॉस ऑन सेल यहां आ गया। अगर बेचने में प्रॉफिट हुआ है तो टू P&L अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल यहां आ गया, डेबिट कर देना। राइट, यहां तक की बात क्लियर है। ये पूरा का पूरा अमाउंट ही है, ये मैंने 2 बार क्रॉस बना दिया, तो आपको 2 बार क्रॉस बनाने की जरूरत नहीं है। टू P&L अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल ये एक ही अमाउंट है। राइट, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आता है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। आपके माइंड में ये होगा कि यार फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाने जा रहे हैं, कब कब क्रेडिट साइड में एक्यूमुलेटेड डैप लिखा जाएगा और कब कब क्रेडिट साइड में डैप ड्यूरिंग द ईयर लिखा जाएगा। तो डैप ड्यूरिंग द ईयर हमेशा से तभी लिखोगे जब इस तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन हो। तो सीधी सी बात लिख देना कि जो एसेट्स आज अवेलेबल हैं, उन एसेट्स का जो भी उस ईयर के लिए जो डेप्रिसिएशन बनता है, वो डैप ड्यूरिंग द ईयर के नाम से यहां आ जाएगा। फिर अकाउंट को क्लोज करोगे, इस साइड का समेशन करा यहां उतार दिया, इसमें से इस फिगर को, यानी कि जो फिगर यहां लिखी वो ही यहां आ गई, इसमें से इसे माइनस कर दिया, इसे माइनस कर दिया, परचेज की वैल्यू आ गई। राइट, यहां तक की बात क्लियर है। तो यहां से परचेज भी आ गया, सेल गिवन था ही, तो परचेज और सेल आने के बाद सेल की वैल्यू यहां उतार दी, परचेज की वैल्यू यहां उतार दी। राइट, तो आपको ज्यादातर यही इंफॉर्मेशन की ही रिक्वायरमेंट होती है। आपको फिक्स एसेट्स का अकाउंट पता चल गया कैसे कैसे मेंटेन होता है। अब अगर यही फिक्स एसेट्स अकाउंट आपको इस तरीके से बनाना पड़ जाए ओरिजिनल कॉस्ट से, तो ओरिजिनल कॉस्ट की क्या पहचान है, जब आपके सामने इंफॉर्मेशन ऐसे गिवन होती है, याद रखना। तो जब आपके सामने एक्यूमुलेटेड डैप के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो हमेशा से याद रखना जो भी फिक्स एसेट्स का अकाउंट मेंटेन करोगे उसकी क्रेडिट साइड में एक्यूमुलेटेड डैप ही आएगा। एक्यूमुलेटेड डैप का मतलब वो अमाउंट होता है जिस एसेट्स को करंट ईयर में बेचा गया है, उस एसेट्स के ऊपर खरीदने से लेके बेचने की डेट तक का टोटल इकट्ठा डेप्रिसिएशन कितना है, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। नहीं भी गिवन होगा तो हम अकाउंट बना के निकाल लेंगे, ये भी समझाऊंगा। अभी फिलहाल मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि जो भी फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाओगे, आप जानते हो टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी कॉमन है, चाहे कैसे ही बना लो। बाय बैंक अकाउंट सेल कॉमन है, चाहे आप ऐसे अकाउंट बनाओ या यानी ओरिजिनल कॉस्ट पे बनाओ या WDV पे बनाओ, ये भी चीजें कॉमन है, ये भी चीजें गिवन है। प्रॉफिट ऑन मतलब कॉमन है। प्रॉफिट ऑन लॉस कैसे कैसे निकाला जाता है आपको पता ही है। एसेट्स को बेचने में प्रॉफिट हुआ तो डेबिट कर देना, लॉस हुआ तो आप क्रेडिट कर देना। मुद्दे की बात यह आती है कि कब कब डैप ड्यूरिंग द ईयर लिखा जाएगा और कब कब एक्यूमुलेटेड डैप लिखा जाएगा। तो अगर इस तरीके से इंफॉर्मेशन है तो यहां लिख देना एक्यूमुलेटेड डैप। एक्यूमुलेटेड डैप का मतलब है जिस एसेट्स को बेचा गया है उस एसेट्स के ऊपर कितना डैप चार्ज किया गया उसे खरीदने से लेके बेचने की डेट तक का। राइट, तो ये एक्यूमुलेटेड डैप की वैल्यू आ गई। अगर ये गिवन नहीं होगी तो क्वेश्चन में डैम श्योर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर गिवन होगा। और आप ये देख रहे हो कि यार क्वेश्चन में तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन है और सर ने कहा था कि जब इस तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन हो तो फिक्स एसेट्स के अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डैप की वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा, और वो तो गिवन नहीं है। अब जब वो गिवन नहीं होगा तो उसे निकालने के लिए एक्यूमुलेटेड डैप का अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग ईयर क्लोजिंग ईयर। तो बाय बैलेंस बीडी यहां आ गया, टू बैलेंस सीडी यहां आ गया। बाय बैलेंस बीडी का मतलब 10,000 यहां आ गया, टू बैलेंस सीडी 30,000 यहां आ गया। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर गिवन था वो यहां रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड में, इन दोनों का सम करा यहां आया, इस वैल्यू को यहां भी उतारा, इसमें से इसे माइनस करा, ये वैल्यू आ गई किस नाम से, टू फिक्स एसेट्स अकाउंट एक्यूमुलेटेड डैप। और इस वैल्यू को कहां रिकॉर्ड करोगे, फिक्स एसेट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में। उसके बाद अकाउंट क्लोज कर देना, टू बैंक अकाउंट परचेज के नाम से वैल्यू आ जाएगी। अब और भी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, हाँ भैया कॉम्प्लिकेशन पीछा नहीं छोड़ेंगी, इसलिए कह रहा हूं सारी नॉलेज ब्रेन में सेव करके जाना। 80 में से 80 नंबर लेना चाहते हो, मेरे सभी चैप्टर्स के वन शॉट प्रॉपर्ली देख लेना। वन शॉट प्रॉपर्ली देखने के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेना। जो भी क्वेश्चंस मुझसे वन शॉट में पूछना चाहो
या वन शॉट कह रहा हूं, जो भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में से मुझसे पूछना चाहते हो, जिस टॉपिक से रिलेवेंट हो, 12th क्लास का हो या उससे एडवांस लेवल हो या किसी भी लेवल का हो, CS CMA CS जैसे कोर्सेज के लेवल का भी हो, कमेंट कर देना बस। राइट, आगे चलते हैं। सेल की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो सेल की वैल्यू को भी निकालने का क्या तरीका होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्थ माइनस लॉस या प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में सेल की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपके सामने क्या क्या गिवन होगा? कॉस्ट गिवन होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्थ गिवन होगा, उस एसेट्स को बेचने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस होगा तो माइनस कर देना, प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर देना। तो कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्थ माइनस करा, फिर लॉस माइनस कर दिया, जो वैल्यू आई वो सेल की वैल्यू कहलाएगी, यहां पुट कर देना। कभी कभी क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन नहीं होती, बुक वैल्यू होती है, होता है क्वेश्चन में बुक वैल्यू गिवन होती है और एक्यूमुलेटेड डेप्थ भी गिवन होता है। तो याद रखना बुक वैल्यू का मतलब क्या है? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्थ ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो बुक वैल्यू का मतलब है कि ये दोनों गिवन है साफ साफ। तो जब बुक वैल्यू गिवन होगी तो बुक वैल्यू के साथ अगर लॉस गिवन होगा तो बुक वैल्यू में से सिर्फ लॉस को माइनस करना, एक्यूमुलेटेड डेप्थ को मत माइनस कर देना। अगर प्रॉफिट तो सिर्फ प्रॉफिट को ही ऐड करना, राइट, एक्यूमुलेटेड डेप्थ को मत माइनस करना, राइट। तो बुक वैल्यू में लॉस माइनस कर देना, जो वैल्यू आएगी वो सेल। फिर इस अकाउंट को क्लोज करना, बैलेंस आया परचेज के नाम से, इस बैलेंस को कहां उतारोगे? ये रे भैया, अगेन परचेज और सेल्स, राइट। और क्या क्या चीजें हो गई? ये भी हो गया, ये भी हो गया, बस ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट है। अब चलते हैं इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। उसी वाले क्वेश्चन पे आ जाओ जो मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा था। ये रहा, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपसे बोला गया है कि इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कैश फ्लो मेंटेन करके दिखाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, राइट। ये एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। पहले तो हम फॉर्मेट बनाएंगे, देखो मैंने फॉर्मेट बना के तुम्हें दिखा दिया। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है भाई, इतने फोन आते हैं, इन्होंने दुर्गति कर रखी है, ऐसी बना रखा है। बस तुम्हें फॉर्मेट कैसे कैसे बनाना है, सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट डेट सीट लाइन खींच देना। उसके बाद ये तामझाम तो अब हम लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे भाई, तुसी टेंशन ना ले भाई। स्टार्टिंग में करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन से। A piece of land was purchased as an investment out of surplus. It was let out for the commercial purpose, right? हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा था जिसे हमने खरीदा था इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अपने प्रॉफिट में से। अब हमने उसे किराए पर दे दिया कमर्शियल पर्पस के लिए, जहां से किराया आ रहा है 20,000। सीधी सी बात है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किने किने ऐड किया जाता है? सेल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स, राइट। ये तीन चीज तो सेल में आएगी। बचा क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंटल इनकम रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये तीन अमाउंट आ गई। तो मेरे कहने का मतलब क्या? रेंटल इनकम रिसीव्ड 20,000 कहां आएगा? रेंटल इनकम रिसीव्ड ये आ गया, राइट। सीधा सीधा सा याद कर लो, सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, फिर सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये तीन आ गए। बचा क्या? डिविडेंड रिसीव्ड, रेंटल इनकम रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट। आगे आ जाओ। डिविडेंड मिला है दामोदर लिमिटेड से 12% का। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि जब भी आप कोई डिविडेंड की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, हमेशा से प्रीवियस की शेयर कैपिटल पे ही कैलकुलेट करना, इस बात को जरूर याद रखना। दामोदर लिमिटेड की शेयर कैपिटल कितनी है? ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। दामोदर लिमिटेड की शेयर कैपिटल 1.5 लाख है। 1.5 लाख का 12% कितना माना जाएगा? 18,000। तो 18,000 को हमने यहां ऐड कर रखा होगा, डिविडेंड रिसीव 18,000, राइट। आगे आ जाओ जी। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ हो रहे हैं 20,000 के, यानी कि पेटेंट की वैल्यू घट रही है 20,000 से। कुछ पेटेंट्स को बेच दिया 10,000 के प्रॉफिट पे। यहां बेचने का जिक्र किया गया है, तो मैंने पहले भी कहा था जब बेचने का जिक्र किया जाएगा तो ही उसे सोल्ड मानोगे। तो सीधी सी बात है, किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स को बेचा जा रहा है तो भैया अकाउंट तो बनेगा। आप हमेशा से याद रखना, टेंजिबल एसेट्स हो या इंटेंजिबल एसेट्स हो, जब भी किसी एसेट्स का डेप्रिसिएशन आपके सामने क्वेश्चन में आ जाए या उस एसेट्स को बेचा गया है, चाहे प्रॉफिट या लॉस पे, अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, इस बात को याद रखना। तो पेटेंट का अकाउंट बनाएंगे। पेटेंट की पहले ओपनिंग क्लोजिंग देख लो, 1,70,000। अकाउंट पे आ जाओ जी। मैंने फर्स्ट वर्किंग नोट पेटेंट का ही बनाया। टू बैलेंस बीडी 1 लाख, बाय बैलेंस सीटी 70,000। पेटेंट पे रिटर्न ऑफ हो रहे थे 20,000 के। पेटेंट एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू घटती है, तो एसेट्स घटती हैं तो क्रेडिट। पेटेंट रिटर्न ऑफ को आप मान लेना कि पेटेंट यानी इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, डेप्रिसिएशन क्रेडिट ही होते हैं, तो बाय पेटेंट राइट ऑफ के नाम से 20,000 यहां आ गया। उसके बाद फिर ये क्या कह रहे थे? 10,000 के प्रॉफिट पे बेचा है, प्रॉफिट डेबिट होते हैं, यहां आ गया।
इन दोनों का सम करा 1,10,000, यहां भी इसमें से पेटेंट रिटर्न ऑफ को माइनस कर दिया, 70,000 को माइनस कर दिया, ये वैल्यू निकल के आई बाय बैंक अकाउंट सेल के नाम से। तो पेटेंट की सेल की वैल्यू सीधी सीधी यहाँ पे आ रही है 20,000। उसके बाद कोई और इन्फॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि आप तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बना रहे हो ना। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है तो भाई हम रिकॉर्ड भी करते हैं भाई। पेटेंट रिटर्न ऑफ कहाँ जाता है? नॉन कैश एक्सपेंस में, राइट। आ रही है कहानी समझ में? अजी सर जी क्यों नहीं आ रही? लेकिन भाई उन्हीं को ही आएगी जिससे चैप्टर की नॉलेज पहले से ही है, राइट। अदरवाइज अगर कोई स्टूडेंट नया बच्चा भी देख रहा है, पहली बार देख रहा है, तो भाई कुछ ना करो, ये फॉर्मेट याद कर लो। पहले फॉर्मेट को याद 2-3 बार 3-4 बार लिख के देख लेना, ब्रेन में बैठ जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन उठाना यूं होंगे। एक मशीन जिसकी कीमत 80,000 की है, उस पर डैप प्रोवाइडेड है 30,000 का और उसे बेचा गया 35,000 में। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 70,000। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पे आपके सामने जो मशीन बेची गई है उस एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन होता है उसे इकट्ठा डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डैप कहते हैं, वो भी गिवन है। डैप चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 70,000 वो भी गिवन है। अब आप सोचोगे यार दोनों के दोनों गिवन है, एसेट्स का अकाउंट यानी मशीनरी का अकाउंट जब बनाऊंगा तो कौन से डैप को रिकॉर्ड करूं? सबसे पहले ध्यान देना, एक्यूमुलेटेड डैप के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, अगर हो तो ये रिकॉर्ड किया जाएगा 30,000, अगर ना हो तो 70,000 रिकॉर्ड किया जाएगा। अब मशीन को बेचा जा रहा है, प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग 6 लाख है, क्लोजिंग 7.5 लाख है। तो पहले तो फॉर्मेट पे आओ। वर्किंग नोट 2 मशीनरी का अकाउंट, टू बैलेंस बीडी 6 लाख, बाय बैलेंस सीडी 7,50,000, बेचा गया है 35,000 के की वैल्यू पे 35,000, सेल वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखना, कॉस्ट लिखा हुआ है, कॉस्ट में से डैप को माइनस करोगे इसके डेप्रिसिएशन को जिसे बेचा गया है। 80 में से 30 गए 50,000 की चीज को 35,000 में बेच दिया, 15,000 का लॉस, राइट। तो सेल 35,000 कहां आएगी? बाय बैंक अकाउंट के नाम से सेल 35,000 यहां आ गई, 15,000 का बाय P&L के नाम से लॉस यहां आ गया। अब इस क्वेश्चन में कहीं एक्यूमुलेटेड डैप के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन थे? नहीं। तो यहां क्या आएगा? डैप ड्यूरिंग द ईयर 70,000 यहां डाल दिया, अकाउंट क्लोज करा, यहां का बैलेंस आया 2,70,000। परचेज की वैल्यू, परचेज को माइनस किया जाता है, सेल 35,000 ऐड किया जाता है, राइट। आगे चलते हैं बच्चों। ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट वर परचेज, 12% इन्वेस्टमेंट को खरीदा गया 1 लाख रुपए में और कुछ इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है 10,000 के प्रॉफिट पे। अगेन यार इन्वेस्टमेंट को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो कैसे करेंगे? अकाउंट बनाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 50 और 80। तो 50 और 80 का हमने फॉर्मेट बना लिया। 12% इन्वेस्टमेंट, टू बैलेंस बीडी 50,000, बाय बैलेंस सीडी 80,000, राइट। अब सबसे पहली बात तो क्या कह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसे रिकॉर्ड करो। परचेज डेबिट होती है, राइट। तो परचेज को अभी तक हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में परचेज गिवन है, तो टू बैंक अकाउंट के नाम से परचेज यहां आ गया। आगे आ जाओ जी, और क्या गिवन है? 10,000 के प्रॉफिट पे बेची गई है, तो प्रॉफिट भी डेबिट होते हैं, टू P&L अकाउंट 10,000 प्रॉफिट। इस साइड का समेशन करा, 50 प्लस 1 लाख प्लस 10, 1,60,000, 1,60,000 यहाँ आया, 1,60,000 में से क्लोजिंग वैल्यू माइनस करी, ये आ गया 80,000। सीधी सी बात है, अगर डेबिट साइड का बैलेंस निकलेगा तो परचेज के नाम से, क्रेडिट साइड का बैलेंस निकलेगा तो सेल के नाम से, और अगर सेल भी गिवन है तो क्या करेंगे? तो डैप के नाम से आएगा, राइट। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस निकलता है तो सेल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो सेल के नाम से आएगा, सेल गिवन जो सेल ऑलरेडी गिवन है तो डेप्रिसिएशन के नाम से बैलेंस निकल के आएगा, और अगर सेल गिवन नहीं है तो सेल के नाम से ही आएगा, चाहे डैप किसी एसेट्स का गिवन हो या ना हो, सीधी सी बात है, राइट। तो सेल आ गई, तो सेल ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट यहां, परचेज गिवन थी 1 लाख की, यहां आ गई, राइट। जो जो इन्फॉर्मेशन जहां जहां आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, उन इन्फॉर्मेशन को हमने रिकॉर्ड कर दिया। हमेशा से याद रखना, क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमेशा इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन से ही करना। अब स्टार्टिंग से आ जाओ। इन्वेस्टमेंट इन लैंड में कोई चेंज नहीं है, तो कैश का मूवमेंट ही नहीं हुआ। शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड कर चुके हैं, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इस 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे भी हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, याद रखना। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे अब इंटरेस्ट हमेशा से प्रीवियस ईयर के कैपिटल पे ही मिलता है, तो 50,000 की वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे, 50,000 का 12%, 12 पंजे 6, तो 6,000 का इंटरेस्ट भी मैंने लिखा होगा, राइट। इंटरेस्ट रिसीव्ड 6,000, राइट। तो इन सब बातों पे जरूर गौर फरमाना। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है, ईयर की स्टार्टिंग में हमारी इन्वेस्टमेंट 50,000 की है, ईयर के एंड में 80,000 हो गई। अब देखो बच्चों के ना दिमाग में जरूर एक बात आती होगी कि यार ईयर की स्टार्टिंग में तो इन्वेस्टमेंट 50,000 की है, ईयर के एंड में हो रही है
80,000 की, तो 30,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो 30 की भी तो इन्वेस्टमेंट करी ही होगी, उस 30 का भी तो इंटरेस्ट बनता है, लेकिन बनता है, बिल्कुल जायज बात है। ये बहुत स्मार्ट है, ये जो क्वेश्चंस बना रहे हैं, जो चैप्टर बना रहे हैं, ये बहुत स्मार्ट है। इनसे स्मार्ट मैं ये नहीं कह रहा कि हम ज्यादा हैं, लेकिन हम इनसे कम नहीं हैं, राइट। ज्यादा बोलना तो खैर सही नहीं होगा, राइट, लेकिन हम इनसे कम नहीं हैं। पूछो क्यों? इस 80,000 की जो ये इन्वेस्टमेंट ईयर के एंड में दिखा रहे हैं, इसे ऐसे मानो कि यूं तो 31 मार्च को ही की गई है, ये अगर 31 मार्च को की गई है तो इसका इंटरेस्ट ही नहीं बनता। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि इन्वेस्टमेंट भी ड्यूरिंग द ईयर की गई है, मान लो ईयर के बीच में की गई है, तो उस केस में याद रखना 50,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे उस डेट तक जिस डेट को नई कोई इन्वेस्टमेंट की गई है। मान लो 1 जून के आसपास नई इन्वेस्टमेंट की गई है, यही ये कह देते कि 30,000 तक की इन्वेस्टमेंट की गई है 1 जून को, तो अप्रैल और मई का ब्याज लगता है 50,000 का 12% 2 मंथ्स के लिए, 50,000 इंटू 12% इंटू 2/12 प्लस जो 30,000 की और की गई है 30,000 इंटू 12% इंटू 10/12, इन दोनों के इंटरेस्ट को जोड़ के वहां लिखा जाता है, राइट। इसलिए कह रहा हूं बहुत धाकड़ ज्ञान दे रहा हूं, मेरे अगर वन शॉट देख लिए तो भाई साहब चैप्टर की टनाटन नॉलेज हो जाएगी, टनाटन। आगे आ जाओ जी। हाँ, ये तो हो गया। प्लांट एंड मशीनरी कर चुके हैं, पेटेंट कर चुके हैं। गुडविल पे आ जाओ। गुडविल सीधी 1 लाख से 1.5 लाख हो गई, 50,000 से बढ़ गई। एसेट्स बढ़ती है तो यानी कि परचेज हो रही है, तो परचेज ऑफ गुडविल, ये भी डेफिनेटली यहाँ माइनस हो रहा होगा, परचेज ऑफ गुडविल यहाँ माइनस हो गया, राइट। सभी में टिक लगा हुआ है, इन सब का समेशन करा यहाँ आ गया, इन सब का समेशन करा यहाँ, इसमें से माइनस करा, आंसर आया 241,000, राइट। माइनस में जब आंसर आता है तो कैश यूज्ड बोला जाता है कि अब इतना पैसा बिजनेस में और यूज करना है, यानी कि हमने इतना तो पैसा आया और इतना पैसा हमने यूज किया, तो बल्कि यूज करना नहीं है, कितना पैसा बिजनेस में और यूज किया गया है। ज्यादा पैसा नहीं आया, 2,41,000 बिजनेस में ज्यादा यूज किया हुआ है, इसका मतलब ये है। एक और क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका भी मैंने सॉल्यूशन करा रखा है क्या? चलो यार करा रखा है, समझा देता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोनों को मेंटेन करवाने के लिए कह रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी चलो अपने आप समझ के देख लेना, मैं तो आगे चलता हूं, ठीक है। यहाँ प्रोविजन चलो यार करा देता हूं, कोई बात नहीं। टैप दे रखा है 80,000 का, डैप प्रोवाइडेड 80,000 का, मशीन की कॉस्टिंग 1,05,000 की है, जिस मशीन की कीमत 1,05,000 की है उस पर डैप प्रोवाइडेड है 65,000 का और बेचा गया है 8,000 के लॉस पे, राइट। देख रहे हो, आ गया वही धाकड़ वाले फॉर्मूले का क्वेश्चन। तो एक मशीनरी पे डैप प्रोवाइडेड है तो मशीन का अकाउंट मेंटेन करो, मशीन के नाम से गिवन नहीं है, फिक्स एसेट्स के नाम से है, तो ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग इतनी है, क्लोजिंग इतनी है, तो 325,392। तो पहले मशीनरी का अकाउंट, पहले तो हमने ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट मैंने बना रखा है, कोई बस खाली मैंने लाइन खींच दी थी, मैंने फॉर्मेट कोई ऐसा नहीं बनाया। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप भी ऐसे लाइन खींच के सीधी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने चालू करना। अगर आंसर सही आ गया तो भाई साहब क्या पता 6 में से 6 मिल जाए, और जहां तक है 6 आउट ऑफ 6 मिल ही जाएंगे। अगर टीचर्स फॉर्मेट के मार्क्स काटेंगे भी तो आधे नंबर काट लेंगे, लेकिन अगर फॉर्मेट बनाने के चक्कर में क्वेश्चन ही छूट गया तो भैया 6 में से 6 गए भाई, तो इतना याद रखना। ऑपरेटिंग का फॉर्मेट बना लेना, इन्वेस्टिंग का। अब मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, टू बैलेंस बीडी यहां आ गया, बाय बैलेंस सीडी यहां आ गया, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया है। टू बैलेंस बीडी 325,000, बाय बैलेंस सीडी 392,000, ये आ गया। आगे आ जाओ, क्या कह रहे हैं? टैप। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में कहीं एक्यूमुलेटेड टैप के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो गिवन नहीं है, नहीं है, तो एसेट्स के अकाउंट में डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर में 80,000 आएगा पक्का। तो देख सकते हो बाय टैप ड्यूरिंग द ईयर 80,000 आ रहा है, राइट। अब क्या कह रहे हैं आगे? 1,05,000 की चीज की कीमत को पे डैप लग रहा है 65,000 का, बेचा गया 8,000 के लॉस पे, तो सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो 1,05,000 में से 65,000 माइनस करो और 8,000 माइनस करो। मैंने ऐसे ही किया होगा, कैलकुलेट सेल प्राइस, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डैप माइनस लॉस। कॉस्ट इतना था, एक्यूमुलेटेड डैप इतना है, इसमें से लॉस को माइनस करा, सेल की वैल्यू आ गई 32,000, यहां उतार दिया। उसके बाद लॉस गिवन था 8,000, लॉस यहां पे ही आता है, टैप ड्यूरिंग द ईयर आ गया, अकाउंट क्लोज करा, बैलेंस निकल के आया यहाँ। सेल की वैल्यू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं, परचेज माइनस करते हैं, नेट बैलेंस 1,55,000 आ गया, राइट। यही आ रहा है। आगे इस पे आ जाओ,
ऑपरेटिंग पे। ऑपरेटिंग का तो सीधी सी बात है, मैं कुछ ज्यादा चीजें बता नहीं रहा। सरप्लस के ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त यूज किया जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स के ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है और टैक्स पेड की वैल्यू भी गिवन है। देखो यहाँ भी 30, वहां भी 30, यहाँ भी 30, फिर भी मैंने अकाउंट बना के दिखा दिया प्रोविजन फॉर टैक्स का, आप देख सकते हो। बाय बैलेंस बीडी 30,000, टू बैलेंस सीडी 30,000, टैक्स पेड क्वेश्चन में गिवन है, तो टू बैंक अकाउंट के नाम से टैक्स पेड यहाँ आ गया, दोनों का सम करा ये आ गया, यहाँ भी यही आ गया, 60 में से 30 गए 30, टैक्स मेड की वैल्यू आ गई। ये 30,000 कहाँ आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड यहाँ आ गया, और लास्ट में टैक्स पेड गिवन था 30,000, ये आ गया, राइट। और क्या इंफॉर्मेशन है, और सारी के सारी बच्चों का खेल है। इन सब ट्रेड पेबल्स करंट एसेट्स वगैरह में मूवमेंट हो रहा है, आपको पता ही है। एसेट्स घटती हैं तो प्लस, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो माइनस, करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस, लायबिलिटी घटती है तो माइनस, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। ये भी हो गया। एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया था मैं, इसका भी मैंने पता नहीं क्वेश्चन कराया है या नहीं, ये भी करा के दिखा रखा है यार, कितने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने। यहाँ भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को मेंटेन कराने के लिए कह रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं दिखा रहा भाई, बना के हूबहू जैसे पहले क्वेश्चन कराया वैसा ही है। मशीनरी पे आ जाओ, ठीक है। मशीन में क्या, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाओ, ध्यान से देखना। मशीन जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख रुपए की है, टैप प्रोवाइडेड है उसके ऊपर 1,62,500 का, बेचा गया है 20,000 के लॉस पे, राइट। अब देखो यहां बुक वैल्यू मेंशन है, राइट। अगर बुक वैल्यू मेंशन होती है तो यानी कि ये 1 लाख की वैल्यू का भाई ये 1,62,500 का डैप डिडक्ट करने के बाद, तो उस केस में बुक वैल्यू में से डायरेक्टली लॉस की वैल्यू को माइनस कर देना। 1 लाख में से 20,000 माइनस करो, कितना आ गया, 80,000। तो 80,000 की क्या आ गई, सेल की वैल्यू। तो यहां पे मशीनरी का अकाउंट बनाओगे, राइट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यही है, ओपनिंग बैलेंस ये रहा, क्लोजिंग बैलेंस ये रहा। अब यहां एक्यूमुलेटेड डेब्ट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है। मतलब माइनस माइनस क्या कर रहा है वो तुम छोड़ो, बस मैं इतना कह रहा हूं कि एक्यूमुलेटेड डेब्ट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तुरंत दिमाग में आएगा क्या कि जब जब एक्यूमुलेटेड डेब्ट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन होंगे तो जिस एसेट्स का, फिक्स एसेट्स का अकाउंट मेंटेन करने के लिए जा रहे हो उसकी क्रेडिट साइड में एक्यूमुलेटेड डेब्ट का ही बैलेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है। अरे बल्ले बल्ले, मजे आ गए, आ जाओ जी। मशीनरी का अकाउंट ओपनिंग इतना, क्लोजिंग इतना, तो मशीनरी का अकाउंट मैंने बना के दिखा रखा है। टू बैलेंस बीडी इतना आ गया, बाय बैलेंस सीडी इतना आ गया। फिर मैंने वर्किंग नोट में सेल प्राइस को कैलकुलेट करके दिखा दिया, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेब्ट माइनस लॉस। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेब्ट को ही बुक वैल्यू कहते हैं। तो 1 लाख में से 20 गए, 80,000 की क्या आ गई, सेल की वैल्यू, यहां उतार दी। लॉस गिवन था। अब एक्यूमुलेटेड डेब्ट के क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो यहां भी एक्यूमुलेटेड डेब्ट ही आएगा, राइट। अकाउंट को हमने क्लोज करा, परचेज की वैल्यू ये आ गई, सेल 80,000 प्लस कर दी, परचेज 467500 माइनस कर दी, इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया, राइट। क्रॉस चेक कर लो भाई, ये रहा, राइट। आगे चलते हैं। यहां इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया गया, इसका मैंने सॉल्यूशन नहीं करा। हाँ देखा, इसका मैंने सॉल्यूशन इसलिए नहीं करा क्योंकि पहली बात तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी सही है, मशीनरी की वैल्यू गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेब्ट भी गिवन है, वगैरह वगैरह। रही बात फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे जाने की, तो इस क्वेश्चन में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ कैपिटल की इंफॉर्मेशन है और बैंक लोन की इंफॉर्मेशन है, तो कोई खासा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने इसके बाद वाला फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन कराया है, राइट। ये रहा, जिसमें ये मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है, इसका भी मेरे सामने, आपके सामने सॉल्यूशन है, ध्यान से देखना। उसके बाद इन क्वेश्चंस पे चलेंगे भाई, तो इस वीडियो में बरकरार रहना, कहीं मत जाना, राइट। एक क्वेश्चन ये फुल फ्लैज मैंने ये लिया हुआ है, एक ये लिया हुआ है और एक ये लिया हुआ है, ये सारे के सारे फुल फ्लैज क्वेश्चन का मैं आपको ज्ञान देने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहना। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अब चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के फॉर्मेट पे, कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पहले फॉर्मेट समझते हैं, देन उसके बाद आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट कहाँ है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है। हाँ देखना जी बच्चों, ये फाइनेंसिंग का फॉर्मेट है, ये बहुत धाकड़ फॉर्मेट है, मैंने डिबेंचर का ट्रीटमेंट बता रखा है, तो इस वीडियो में बने रहना, कहीं ना जाना। ये डिबेंचर पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जब किसी बीच की डेट को डिबेंचर इशू किए जाते हैं, फिर ये कॉमन ट्रांजेक्शन हैं जो रिकॉर्ड की जाती हैं ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग में, ये भी अभी समझाऊंगा। उसके बाद पूरा कंप्लीट फॉर्मेट दे रखा है, तो इसलिए
कहीं ना जाना, कहीं ना जाना यार। इतना धाकड़ चैप्टर है, इसका वन शॉट बनाना कोई आसान काम नहीं है। आओ आइए अब चलते हैं, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिस वीडियो में हम समझेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मीनिंग क्या है और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे कैसे किया जाता है। राइट, देखिए सीधी सी बात है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू भी आपको यहां सीखना है कि कैश का फ्लो कैसे कैसे होता है। राइट, एक बिजनेस के थ्रू जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, अब इन्वेस्टमेंट किसी फिक्स एसेट्स में नहीं की जाएगी, किसी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में नहीं की जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट की जाएगी कहां? शेयर्स में, डिबेंचर्स में, या एक बिजनेस ने कोई लोन ले लिया या कोई लोन का अमाउंट रीपे किया है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट शेयर्स डिबेंचर्स में होती है या एक बिजनेस के द्वारा या थ्रू कोई लोन लिया जाता है, तो वहां से भी पैसा आता है। तो जो पैसा रिसीव होगा उसे एक तरफ लिख दो, प्लस कर दो, और जो पैसा पे किया गया है उसे एक तरफ लिख दो। कैसे? अगर एक बिजनेस के थ्रू कोई शेयर्स इशू किए जाते हैं, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल रेज्ड हो रही है, तो इशू ऑफ शेयर को प्लस करोगे। डिबेंचर्स इशू किए गए हैं तो उनसे भी पैसा आया है, उसे ऐड करोगे। शेयर्स या डिबेंचर्स को सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अमाउंट रिसीव हुआ, उसे भी ऐड कर देना। लॉन्ग टर्म लोन रेज्ड, आपने लंबे समय के लिए कोई लोन लिया हुआ है, या आपके सामने क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को भी यहाँ पे लिख देना। तो ये चार चीजें प्लस की जाती हैं: इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन या फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। राइट, इन चारों से पैसा आया। अब इन चारों का ही अपोजिट क्या होगा? शेयर्स को इशू करा, पैसा आया, अब शेयर्स को वापस करो, शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस करोगे, तो यानी कि रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। राइट, रिडम्पशन का मतलब होता है रिटर्न, यानी कि वापस करना। अकाउंटिंग लैंग्वेज में वापस करने को रिडम्पशन कहा जाता है। अगर ऐसी डिबेंचर को इशू करके पैसा आया था, अब डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस किया गया। जब डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा वापस किया गया, तो यानी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को भी यहां माइनस किया जाएगा। लोन लिया था भैया, लोन लिया था, अब लोन का पैसा रीपे कर रहे हैं, तो उसे भी माइनस करेंगे। अगेन शेयर्स को या डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू किया था, अब यहां प्रीमियम पे रिडीम्ड करेंगे, तो ज्यादा पैसा जेब से जाएगा, तो उसे भी माइनस करेंगे। अब डिबेंचर पे या जो लोन लिया था उस पे इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर से पैसा जाएगा, उसे भी माइनस करोगे। शेयर्स पे हमें डिविडेंड पे करना है, हमने सीधी सी बात है लोगों से शेयर्स पे पैसा इन्वेस्ट करा लिया। हमने इश्यू ऑफ शेयर का मतलब क्या है कि लोगों के पैसे को हम यूज कर रहे हैं, लोगों से इन्वेस्टमेंट कराई शेयर्स में और उन्हें शेयर्स बेच दिए। अब यार सीधी सी बात है, लोगों से पैसा इन्वेस्ट करा रहे हो तो उन्हें डिविडेंड ना दोगे, उन्हें डिविडेंड भी तो देना पड़ेगा, चाहे उनके शेयर इक्विटी हो या फिर प्रेफरेंस। तो अगेन डिविडेंड की वैल्यू को पे किया जाएगा, वो भी यहाँ आएगा। डिविडेंड की वैल्यू हमेशा से याद रखना, यहाँ प्रीवियस ईयर की आती है। क्यों आती है अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। मैं इतना कहना चाह रहा हूं, चार चीजों को प्लस किया जाएगा और इन पांच चीजों को माइनस किया जाएगा। इश्यू ऑफ शेयर प्लस, इश्यू ऑफ डिबेंचर प्लस, लॉन्ग टर्म लोन प्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी प्लस कर देना एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। राइट, इन्हीं का ही उल्टा, शेयर इश्यू किए, पैसा आया तो ऐड, शेयर्स को का पैसा वापस कर रहे हैं या डिबेंचर का पैसा वापस कर रहे हैं, तो उसे माइनस कर देंगे, जिसे बोला जाता है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स। ऐसी लोन लिया था, पैसा आया ऐड, अब लोन का पैसा वापस करेंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसा गया माइनस। राइट, ऐसे ही शेयर्स को इशू किया था प्रीमियम पे, प्रीमियम का पैसा आया ऐड, अब प्रीमियम का पैसा वापस जाएगा, यानी कि जब हम शेयर्स को या फिर डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे, वापस करेंगे और प्रीमियम पे वापस करेंगे, ज्यादा पैसा वापस करेंगे, तो हमारी जेब से पैसा जाएगा माइनस, बचा क्या? इंटरेस्ट की वैल्यू को भी पे करेंगे माइनस, डिविडेंड पे करेंगे वो भी माइनस। सबसे बड़ा खेल यह आता है कि डिबेंचर हो या लोन हो, उनकी वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे। ध्यान से देखना, आपके सामने डिबेंचर की मान लो ओपनिंग वैल्यू 4 लाख गिवन है, क्लोजिंग वैल्यू 6 लाख गिवन है, और एग्जांपल लिखा हुआ है डिबेंचर इशूड ऑफ ₹2 लाख, डेट्स इट, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। राइट, तो डिबेंचर इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इस प्रीवियस ईयर की वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। डिबेंचर इशू किए गए हैं 2 लाख, तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि 2 लाख ईयर के एंड में किए गए हैं, ना कि ईयर की स्टार्टिंग में। तो ईयर की स्टार्टिंग से ही हमारे पास 4 लाख रुपए तक की क्या थी? इन्वेस्टमेंट थी लोगों की डिबेंचर्स की फॉर्म में, जिस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें लोगों को इंटरेस्ट पे करना है, यानी कि लोगों के 4 लाख रुपए को ही हमने ईयर की स्टार्टिंग से ईयर के एंड तक यूज किया। तो सीधा सीधा 4 लाख का 10% पूरे के पूरे साल भर के लिए जो भी इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी, उस इंटरेस्ट की वैल्यू को यहां पे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर में लिख देना। यही अगर आपके सामने क्वेश्चन में ये कह दिया जाए सिमिलरली यही इंफॉर्मेशन है, अब यहां क्या खेल कर दिया? डिबेंचर इशूड ऑफ ₹2 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2024, यहां डेट डाल दी
1 अप्रैल 2024, उस केस में 4 लाख पे तो डिबेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ही करोगे, प्लस जो 1 अप्रैल को ही हमने 2 लाख रुपए रेज कर लिए, उस 2 लाख का 10% 12 महीनों के लिए भी कैलकुलेट करोगे। तो 4 लाख का 10% 12 महीनों के लिए 40,000, 2 लाख का 10% 12 महीनों के लिए 20,000, 40 और 20 60,000। तो यहां डिबेंचर इंटरेस्ट की वैल्यू 60,000 आएगी, याद रखना। ये ही कैलकुलेशन होती है, इन्हीं बातों को दिमाग में बिठाना है। ये बातें पहले से दिमाग में अगर बिठा के रख ली ना भाई, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन यूं है भाई, कोई रोक नहीं सकता भाई, समझ रहे हो भाई? ठीक है ना भाई, आगे चलते हैं। डिबेंचर इशूड एज ऑन 1/10/2024, यानी अब ईयर के बीच में डिबेंचर इशू कर दिए गए। अब अगर ईयर के बीच में अगर 2 लाख रुपए तक के डिबेंचर इशू किए गए तो 4 लाख रुपए को हमने यूज किया 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर के बाद 2 लाख रुपए और आ गए, तो 1 अक्टूबर से 6 लाख रुपए बिजनेस यूज कर रहा है। तो 4 लाख का 10% 6 मंथ के लिए 20,000, 6 लाख का 10% 6 मंथ के लिए 30,000, दोनों का ही सम कर देना 50,000। अब इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 50,000 आ गया, राइट। अब अगर मान लो डिबेंचर की वैल्यू घट गई, आपके सामने क्वेश्चन है नहीं, बैंक डिबेंचर तो इशू हो रहे थे, बढ़ रहे थे, बैंक लोन रीपे हो रहा था भाई, बैंक लोन रीपे हो रहा था भाई। तो जब बैंक लोन रीपे होगा तो इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे निकालोगे? अरे भैया मुश्किल काम नहीं है, यही खेल करना है। उस केस में क्या होगा यहीं पे ही देख लो। अब मान लो बैंक लोन रीपे हो गया, मैं आपसे ये चीज कह दूं, पहले प्रीवियस ईयर करंट ईयर यहां लिख दिया 4 लाख, यहां लिख दिया 2,40,000। अब यहां क्या हो रहा है, ये मान लो बैंक लोन है, राइट, यहां 1,60,000 का बैंक लोन घट रहा है, और यहां ये बैंक लोन रीपे किया गया है। मान लो यही डेट ले लो, बैंक लोन रीपे किया गया है 1 अक्टूबर 2024 को। तो लॉजिकली बात है, इन 4 लाख रुपए को तो यूज किया गया है कितने, 6 मंथ तक। तो 4 लाख का 10% 6/12 जो भी आया, कितना आया, 20,000 प्लस 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 प्लस, उसमें क्या जोड़ोगे, प्लस 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 ही करेंगे। लेकिन अब तो 1,60,000 रुपए चुकता कर दिए। अब पैसा कितना रह गया हमारे पास, 2,40,000। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इन 4 लाख रुपए को तो बिजनेस ने सिर्फ 6 मंथ तक यूज किए हैं, उसके बाद बिजनेस ने अपना लोन का पैसा चुका दिया। अब बिजनेस के पास 2,40,000 का ही लोन रह गया, तो इंटरेस्ट भी 2,40,000 पे ही देगा, राइट। तो उस केस में 2,40,000 का 10% 6/12 कितना है, 24,000 का हाफ 12,000। 12,000 में 20,000 को जोड़ देना भाई, 32,000। ऐसे इंटरेस्ट की वैल्यू निकाली जाती है, ऐसे, राइट। तो उस इंटरेस्ट की वैल्यू जो भी आएगी उसे यहां रिकॉर्ड कर देना। तो तुम भाई को जान चुके होगे, बेशक तुम्हारे सामने सॉल्यूशन पहले से पहले भाई करा के रखता है, लेकिन नॉलेज कम नो है। घाट घाट का पानी पी रखा है बच्चों। दुनिया भर की बुक, सीए सीएमए सीएस जैसे कोर्सेज की बुक्स भी चार्ट रखी हैं, चार्ट, राइट। अब क्या बोलूं, अपनी पुरानी बातें छोड़ो, आगे चलते हैं। एक एक चैप्टर के दुनिया भर के रजिस्टर बनाए थे, एक रजिस्टर में दुनिया भर के चैप्टर नहीं करे थे। एक रजिस्टर में इवन एक चैप्टर दुनिया भर के रजिस्टर में करा था। एक रजिस्टर एक चैप्टर के नाम का था, ये नहीं था कि एक रजिस्टर में चैप्टर खत्म हुआ तो अगला चैप्टर कंटिन्यू करो, ना ना भैया ना। हमने तो दूसरा रजिस्टर खरीदा था, एक चैप्टर को एक रजिस्टर में करेंगे, आगे के पेज बच गए, उन पेजेस में दे दबा दो। यही कॉन्सेप्ट अपनाया था मैथ्स में, राइट। अगेन ये आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को अब नहीं बताऊंगा, सीधा चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे ही। तो यहां तक का खेल इन्वेस्टिंग का है, यहां से खेल शुरू होता है फाइनेंसिंग का, ध्यान से देखना। पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सीधा सीधा फॉर्मेट बना लेना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, राइट। फॉर्मेट भी खैर क्या है, लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, 2 3 डंडे खींचे, डेट्स इट। ये खाली स्पेस है, अब इस खाली स्थान को हम भरेंगे। कैसे कैसे भरेंगे अब देखना, यहाँ तो मैं भर रहा हूँ लेकिन वहां तो तुम भरोगे। तो उस खाली स्थान को भरने से पहले अपने ब्रेन का जो खाली स्थान है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन डालना। अगर ब्रेन में सारी इंफॉर्मेशन होंगी तो पेन सटासट चलता है, रजिस्टर यूं भरे जाते हैं। अब ब्रेन में इंफॉर्मेशन ना तो भाई करोगे क्या, तुम्हें कुछ पता ही नहीं क्या करना है, तो क्या करके आ जाओगे, आ जाओ जी। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं 31 मार्च 2023 को एट अ प्रीमियम ऑफ 5%।
31 मार्च 2023 को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस कर दिया। ईयर की स्टार्टिंग में 2 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ईयर के एंड में 1 लाख की है, यानी कि ईयर की स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए हमने शेयर होल्डर के 2 लाख रुपए यूज कर रखे हैं। ईयर का एंड जब आया 31 मार्च को जाके 1 लाख चुका दिए, अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 लाख की है, तो यानी कि 1 लाख रुपए चुका दिए तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं। जब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होंगे तो उन्हें डेफिनेटली माइनस किया जाता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख को माइनस कर दिया, राइट। अब खुद सोचो, ये आपसे कह रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जा रहा है प्रीमियम पे, तो जब प्रीमियम पे किया जाएगा तो 1 लाख का 5% और भी पे किया जाएगा, तो प्रीमियम पेड ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 5000 को भी माइनस किया जाएगा, राइट। आगे आ जाओ जी। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022। ओहो, जो इक्विटी शेयर और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, यानी कि जो ये इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 20 लाख की और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जो 2 लाख रुपए की है, राइट। इस कैपिटल के ऊपर 31 मार्च 22 की कैपिटल के ऊपर डिविडेंड क्या है, निल है, तो ना तो हमें इस इक्विटी शेयर कैपिटल पे कोई डिविडेंड पे करना, ना ही इस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे कोई डिविडेंड पे करना, क्योंकि साफ साफ लिख दिया गया, राइट। एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023 के लिए डिविडेंड इक्विटी शेयर पे 10% पे किए जाएंगे, तो यानी कि 31 मार्च 23 की जो ये कैपिटल है, ये जो कैपिटल है ये दोनों की, इनके ऊपर तो डिविडेंड अगले साल पे किए जाएंगे ना। हम तो रिकॉर्डिंग या अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग तो नहीं, अकाउंटिंग इस साल के लिए कर रहे हैं, अकाउंटिंग इस साल के लिए कर रहे हैं, तो इस साल पैसा जाएगा तो यहाँ लिखेंगे, पैसा आएगा तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन ना तो पैसा आ रहा ना पैसा जा रहा, तो यहाँ क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कह दिया क्या, निल, राइट। तो आपको इन दोनों पे डिविडेंड की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करना, मैंने ली नहीं होगी, मुझे अपने ऊपर भरोसा है। हाँ, डिविडेंड पेड ऑन द इक्विटी शेयर्स इतना, डिविडेंड पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स इतना, राइट। आगे आ जाओ। फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर फ्रेश इशू हो रहे हैं 1 अप्रैल 2022 को, बिल्कुल हो रहे थे। कितने के, ये रहा 20 लाख से कितने के हो गए 30 लाख के, तो यानी कि सीधा सीधा डिफरेंस 10 लाख का आ रहा है, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 लाख, राइट। एडिशनल इंफॉर्मेशन सारी की सारी हो गई, देख लो जी, देख लो भाई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, राइट। अब आ जाओ स्टार्टिंग से। प्लांट एंड मशीनरी का रोल यहाँ है ही नहीं, इन्वेस्टिंग में तुम अपने आप करना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का रोल यहाँ है ही नहीं, अपने आप करना। लैंड का रोल यहाँ है ही नहीं, अपने आप करना, राइट। कहाँ नहीं है, फाइनेंसिंग में नहीं है, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हो रहे हैं, कर चुके हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो रहे हैं, कर चुके हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम ईयर की स्टार्टिंग में 0 है, 1 लाख रुपए और आ गए, तो प्रीमियम के थ्रू पैसा आ रहा है, 1 लाख रुपए ऐड किए जाएंगे, राइट। आगे आ जाओ। डिबेंचर्स 10 के 10 लाख ही रह गए, डिबेंचर इशू हुए हैं, सॉरी इशू नहीं हुए, पिछले ईयर की स्टार्टिंग में भी 10 लाख थे, अब भी 10 लाख है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट पे किया जाएगा भाई। तो हमेशा से याद रखना, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है प्रीवियस ईयर की वैल्यू पे, प्रीवियस ईयर कह लो या ईयर की स्टार्टिंग वाली वैल्यू पे। 10 लाख का 10% 1 लाख, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर में 1 लाख आ रहा होगा, राइट। इन दोनों का समेशन करा या इन तीनों का समेशन करा या इसमें से माइनस करा, 895000 वैल्यू आई, प्लस में आती है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है, यही आ रहा है, राइट। इसके बाद और भी फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब इन फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस को भी आपको और अच्छे से समझा दूंगा। यही ट्रांजैक्शंस आती हैं बार बार, बस वही ट्रांजैक्शन होती है कि भाई प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करें, इक्विटी शेयर पे भी डिविडेंड कैसे कैसे कैलकुलेट करें, प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं तो कितने % के प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, उस प्रीमियम की वैल्यू को कैसे कैसे कैलकुलेट करें, डिवेंचर इंटरेस्ट को कैसे कैसे कैलकुलेट करें। अरे यही समझा दिया भाई ने, आपको समझ में भी आ गया होगा। और सारी की सारी गाथा इन सभी फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखना, अभी बताता हूं। मैं कुछ स्टार्टिंग से कुछ एक बार चलना चाह रहा हूं। ये तो भाई का खूबसूरत चेहरा, आगे आ जाओ। ये पेज हमने कर लिया था, ये पेज हमने कर लिया था, ये पेज हमने कर लिया था, फिर हमने ये पेज हमने कर लिया था, और ये पेज हमने कर लिया था, ये पेज हमने कर लिया था, ये भी हम पेज कर चुके हैं, ये भी पेज कर चुके हैं। जो भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई लिखी हुई हैं, मैं बस वो एक बार रिकॉल करना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखना मेरी इन सब बातों को। कॉमन ट्रांजेक्शन विच आर शोन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कुछ कॉमन ट्रांजेक्शन होती हैं। डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है,
डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो भी कहाँ कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग में भी आता है, फाइनेंसिंग में भी आता है। डिविडेंड के ऊपर वो डिविडेंड जो भी पे किया जाएगा या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड जो पे किया जाता है, तो मतलब इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर जो डिविडेंड पे करते हैं वो ऑपरेटिंग में भी आता है, फाइनेंसिंग में भी आता है। फाइनेंसिंग में हम माइनस कर देते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर नॉन कैश एक्सपेंस का पार्ट है। इन दोनों को डिविडेंड पेड को हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त स्टार्टिंग में ही ऐड करते हैं, राइट। कॉमन ट्रांजेक्शन विच आर शोन इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कुछ ऐसी कॉमन ट्रांजेक्शंस कौन कौन सी, नॉन प्रॉफिट या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का पार्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इंटरेस्ट रिसीव को माइनस करते हैं, डिविडेंड रिसीव को माइनस करते हैं, रेंटल इनकम को माइनस करते हैं, लेकिन इन तीनों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड किया जाता है, याद रखना। अब ये फुल फ्लैज प्रैक्टिकल, ये फुल फ्लैज फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसे लास्ट में छोटा सा देखते जाओ, लास्ट में तो खैर क्या, चलो लास्ट ही मान लो। कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपने इन तीनों एक्टिविटीज के थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट को, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो कैसे कैसे क्रिएट किया जाता है या कैश फ्लो स्टेटमेंट इन तीन एक्टिविटी से कैसे बनाई जाती है आपने सीख ली। उसके बाद जब आपके सामने फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने के लिए आप जैसे पूरा का पूरा कंप्लीट फॉर्मेट बना लोगे, ए बी सी तीनों की तीनों एक्टिविटीज को आपने बना लिया। उसके बाद आप क्या लिखोगे, नेट इफेक्ट, और नेट इफेक्ट में इन तीनों एक्टिविटीज का जो अमाउंट आया होगा उनको सम कर देना। उन तीनों के सम को करने के बाद यहां लिख देना, उसमें ऐड करना कैश के ओपनिंग बैलेंस को, करंट इन्वेस्टमेंट के ओपनिंग बैलेंस को। ये अमाउंट आया, कैश का ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस, इन तीनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए इस वैल्यू के। ये वैल्यू कैसे आती है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस और करंट इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस, इन दोनों का समेशन यहां आ जाएगा। तो इन तीनों का समेशन ये, इन दोनों का समेशन ये, और ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आते हैं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिल्कुल सही माना जाएगा, अदरवाइज इक्वल नहीं है तो भाई साहब क्या गलत माना जाएगा। इसलिए मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोल दिया था, इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जिसका आंसर आपको पहले से ही पता होता है, राइट। अब ये जो कैसे कैसे आएगा, एक छोटी सी चीज देखना एक बार, सब दूध का दूध पानी का पानी, ध्यान से देखना। इसमें मैं आपसे क्या चीज कहना चाह रहा हूं, यहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ रहा है कितना, नेट इफेक्ट ए प्लस बी प्लस सी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आ रहा है 1,35,000, राइट। कैश यूज्ड इन्वेस्टिंग का माइनस में आ रहा है, फिर कह रहे हैं कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग, यूज्ड का मतलब फाइनेंसिंग का भी माइनस में आ रहा है, राइट। तो इनकी कैलकुलेशन करो, इसका आंसर 5,000 आ जाएगा। 1,35,000 प्लस के, 1,20 और 10 माइनस के, तो इसका सीधा सीधा नेट इफेक्ट कितना आ गया, 5,000। इसमें ऐड करो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ऐड करो ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान से देखना, कैश का ओपनिंग बैलेंस कहां पे है, कैश कैश कैश, ओपनिंग ईयर 2024 है, कैश का ओपनिंग बैलेंस 81,000 है, और करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस 15,000 है। इन तीनों का सम कर लो, 81,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 कितना आया, 101,000। ये बैलेंस किसके इक्वल होना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 91,000, करंट इन्वेस्टमेंट का आ रहा है 10,000। देख सकते हो, ये दोनों कर गए मैच। तो जो कैश का ये बैलेंस आ रहा है, अगर मैं इसको और भी बड़ा करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो, कैश का क्लोजिंग बैलेंस ये रहा, कैश का क्लोजिंग बैलेंस ये रहा, करंट इन्वेस्टमेंट का ये रहा, ओपनिंग बैलेंस ये रहा, करंट इन्वेस्टमेंट का ये रहा, राइट। तो इस तरीके से ही क्वेश्चंस को किया जाता है, आप टेंशन ना लेना। इसका जो फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसी वन शॉट के क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक के थ्रू फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी कैसे किया जाता है उसे भी आप लोग एक बार देख लेना कि फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। यकीन भी नहीं करोगे यार, फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई इतनी खास मुश्किलात होती भी नहीं है। आपको ढंग से सीखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे कैसे किया जाता है। वो चीज आपने ढंग से सीख ली जो मैंने वन शॉट के थ्रू समझाई है। भाई साहब फुल फ्लैश तो यूं होते हैं, यूं, राइट। इसी चीज को एक और क्वेश्चन से भी समझा दूं, कहो तो
देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का समेशन कितना आ रहा है 440। लो जी, नेट इफेक्ट निकालना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आ रहा है 440, फ्लो में आ रहा है, इन्वेस्टिंग का यूज्ड लिखा हुआ है तो यानी कि माइनस 12,20,000, और फाइनेंसिंग का प्लस में है 5,80,000। तो नेट इफेक्ट निकाल लो इसका, कितना आया 440 प्लस 580 माइनस 12,20, तो माइनस का आ रहा है, कितना आ रहा है 2 लाख माइनस का आ रहा है। कोई बात नहीं, इसमें ऐड करो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। देखना कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है 2 लाख, करंट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो छोड़ो, करंट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं है, तो ये है नील। तो ये कितना आ गया, मैंने 1 0 फालतू लगा दी भाई, तो 2 लाख माइनस 2 लाख प्लस नील आ गया। अब ये नील इक्वल किसके होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। अब कैश का क्लोजिंग बैलेंस यहां पे भी देख रहे हो नील है, बिल्कुल डैश है, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस कुछ है ही नहीं, नील, तो नील और नील आपस में इक्वल आ गए। तो इसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट के फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन को किया जाता है। ध्यान रखना ये भी इसी टाइप का ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें भी तुम्हें कुछ नहीं करना, कैश और करंट इन्वेस्टमेंट का समेशन जोड़ देना, नेट इफेक्ट में जो आंसर आएगा वो इसके और इसके इक्वल होना चाहिए, 5,70,000 और 21,000, इन दोनों का समेशन जो आएगा वो उसके इक्वल होना चाहिए, नेट इफेक्ट और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो इसी तरीके से फुल फ्लैश प्रैक्टिकल क्वेश्चन को किया जाता है। फिर भी इन क्वेश्चंस की भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन ना लेना, इसी कैश फ्लो के वन शॉट के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उसे देख लेना। मुश्किल से मुश्किल 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी, यूं क्वेश्चन को समझोगे यूं, राइट। तो इस मेरे वन शॉट के थ्रू डेफिनेटली आपके 8 मार्क्स पक्के होने वाले हैं। इस वन शॉट को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना और 8 नंबर पक्के करना, राइट। अब मिलता हूं बहुत जल्द आपके सामने एक और वन शॉट के साथ, जो वन शॉट किसका बनेगा, इशू ऑफ शेयर का, राइट। बाय बाय।